ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और देखिए हमारा जो लास्ट क्लासेज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ पर्टिकुलर इकोलॉजी और इवोल्यूशन यूनिट के जो पिछले पेपर्स में क्वेश्चन रहे हुए थे, उनको हमने डिस्कस किया है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ टेस्ट में शेयर किए गए थे, और उसके बाद में आप लोगों की जो भी परफॉर्मेंस रही थी वो भी आपने चेक की थी। और अब हम यहाँ पे वन बाय वन करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि इस प्रकार से काम आपको करना है, या आपका जो लेवल है वो कुछ ऐसे क्रिएट करना है कि जितना काम आपका हो गया, यानी कि जो जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, चाहे टेस्ट में कर लिए हो चाहे डिस्कशन क्लास में आ गए हो, तो अब उन पे आपकी जो मास्टरी है वो आ जानी चाहिए। यानी कि क्वेश्चन को हर एंगल से समझना, और लैंग्वेज के जितने भी ट्विस्ट होते हैं, क्योंकि सीएसआईआर का ये भी बहुत बड़ा एक टेक्निक होता है कि वो क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज प्रॉब्लमेटिक बनाता है कि स्टूडेंट को उसमें डिफिकल्टी आती है। तो ये सारी चीजें आपको एज ए क्वालिटी डेवलप कर लेनी है, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करनी है। कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं तो हमें किन चीजों का, या कौन से ऐसे माइनर बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान देना होता है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो लेटेस्ट सीएसआईआर ने पूछना चालू किया है, कुछ ऐसी बातें हैं जो रूटीन में पूछी जाती हैं पर्टिकुलर यूनिट से। तो ये सारा जो डिजाइनिंग है ये आपका क्रिएट कर लेना है आप लोगों को। और बिल्कुल से जो एग्जाम के लिए हमें जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वैसा लेवल आप लोगों को क्रिएट कर लेना। तो आई होप आप जो लास्ट क्लासेज में हमारा जो काम चल रहा है आप उसको रूटीन में फॉलो कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। तो काफी अच्छी बात है कि आपकी जो मेहनत है उससे डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा ही आना है, और हर बार की तरह काफी अच्छा जो रिजल्ट है वो हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और लास्ट जो हमारे क्वेश्चंस हो गए थे हम उनसे आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो वेरी लास्टली अगर हम बात करें तो लास्ट क्वेश्चन हमने ये 84 नंबर क्वेश्चन कर लिया था, 85 नंबर भी हमारा हो गया था। देन हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 86 से। ठीक है। और इवोल्यूशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था कि इन एन एक्सपेरिमेंट दैट हैज कंटिन्यूड फॉर 50 इयर्स, कि 50 साल के लिए कोई एक्सपेरिमेंट है वो किया गया। ये जो कॉर्न के प्लांट्स उन पे किया गया, हैज बीन प्रोपेगेटेड बाय ब्रीडिंग, तो ओनली फ्रॉम प्लांट्स विद द हाई, ये हाइट नहीं है, हाई है, हाई अमाउंट ऑफ ऑयल इन सीड। तो जो कॉर्न के प्लांट हैं उनके साथ में हमने 15 ईयर तक ब्रीडिंग प्रोग्राम किया, यानी कि हमने उनका एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग कराया। और ऑयल कंटेंट को लेकर के, कि जो कर्नेल से जो ऑयल प्राप्त होता है, कि ऑयल की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाए, तो एक प्रकार का डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा कि हम चाहते हैं कि हमारी जो वैरायटी बने उसमें ऑयल है वो ज्यादा हो। The average oil content is now much greater than any of the plant in the original population. तो स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन हमने काम में ली थी वो थी ओरिजिनल पॉपुलेशन, जो फर्स्ट बार हमने स्टार्ट में ली। और एक बार में एक साल में केवल एक बार क्रॉप अगर हम लें, तो आफ्टर 50 ईयर हमारे पास ये प्रेजेंट इसकी पॉपुलेशन आ चुकी है कि हम इसकी 50वीं पीढ़ी पे आ गए हैं। और यहाँ जो हमारे पास प्लांट है उनमें अब तक का सबसे हाईएस्ट जो ऑयल है वो अमाउंट वाइज हमें प्राप्त है, कि हमने बार बार ब्रीडिंग करा के ऐसी वैरायटी बना ली है जिसमें ऑयल कंटेंट अब तक जितनी भी वैरायटीज रही थी, या जो भी हमारी प्रोजेनी रही है पिछली पीढ़ी में, उनमें सबसे ज्यादा हमारे पास बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है कि हमने स्टार्ट किया था और 15 इयर्स तक हमने लगातार ब्रीडिंग कराई। तो अब हमें हमारी वैरायटी ऐसी बन चुकी है कि उसमें ऑयल कंटेंट की मात्रा काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि कुछ हाइपोथेसिस आपको दी हुई है। द फॉलोइंग हाइपोथेसिस वर प्रपोज्ड
एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन कि 50 पीढ़ी बाद हमें एक हाई यील्डिंग वैरायटी मिल गई, तो उसको लेकर के कुछ हाइपोथेसिस हैं। तो देखिए, म्यूटेशन अकर्ड दैट इंक्रीज द ऑयल कंटेंट इन सीड। तो स्टार्टिंग वाली वैरायटी में ऑयल कम था और 50 पीढ़ियों बाद आज हमारे पास ऑयल है वो ज्यादा है। तो जब हम बात करते हैं कि ऑयल कंटेंट है वो इंक्रीज हो गया, तो डेफिनेटली जिनमें ज्यादा ऑयल कंटेंट था हमने उन्हीं को ज्यादा ऑयल वालों के साथ में क्रॉस कराया होगा, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई होगी। और सेलेक्टिव ब्रीडिंग करा के हमने हर पीढ़ी के अंदर और ज्यादा ऑयल कंटेंट की वैरायटी बनाने के लिए बार बार सेलेक्टिव ब्रीडिंग पिछली 50 पीढ़ियों में कराई है। तो जो भी हमने स्टार्टिंग में प्लांट लिए होंगे उनमें से हमने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है ना। और किनको सेलेक्ट किया होगा कि उस पीढ़ी में सबसे ज्यादा हाई अमाउंट ऑयल की जिसमें थी। तो डेफिनेटली सारे पौधे ऑयल कंटेंट को लेकर के बराबर नहीं थे, कुछ में कम था, कुछ में ज्यादा था। तो जो भी वेरिएशन आया होगा, क्योंकि ऑयल कंटेंट को आप एक फिनोटाइप मान सकते हैं, तो सबका फिनोटाइप एक जैसा नहीं था, तो फिनोटाइप में वेरिएशन रहा होगा। तो वेरिएशन के पीछे जो कारण है वो म्यूटेशन हो सकता है कि म्यूटेशन हुआ होगा, उसकी वजह से कुछ वैरायटीज में ज्यादा ऑयल बना, फिर हमने उनको सेलेक्ट किया, फिर हम उनका क्रॉस हाई वालों के साथ में करा के और हाई कंटेंट वाला अगला पीढ़ी बना लेते हैं, फिर अगली पीढ़ी में ऐसे काम करते हैं। तो विदाउट म्यूटेशन, क्योंकि हम इवोल्यूशन में समझते हैं कि वेरिएशन जरूरी होता है सिलेक्शन के लिए, और वेरिएशन के पीछे अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तो विदाउट म्यूटेशन वेरिएशन से वो नहीं आ सकते, और ऐसे वेरिएशन जो हमें अगली पीढ़ी के अंदर भेजने हो वो तो नहीं आ पाएंगे। तो म्यूटेशन तो होना मस्ट है, तो ये बात बिल्कुल सही है। प्लांट्स विथ हाई ऑयल कंटेंट वर स्टिमुलेटेड दैट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विथ मोर ऑयल इन देयर सीड। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो प्लांट्स थे हम उनको स्टिमुलेट करें? जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पर्टिकुलर प्लांट एक्स है और आपने उसको स्टिमुलेट किया, आपकी जो भी कंडीशंस हैं आप उस कंडीशंस को मैनिपुलेट कर देते हैं और उसको आप स्टिमुलेट कर दें कि चलो ठीक है, हमने कोई भी कंडीशन फेरबदल की और अब हमारा पौधा है वो ऑयल थोड़ा सा ज्यादा बना रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर प्लांट था ये ऑयल तो ज्यादा बना देगा, लेकिन स्टिमुलेट करने से ये इंडिविजुअल तो ज्यादा ऑयल बना देगा, लेकिन इसके अंदर जो जीन थे वो चेंज नहीं हुए हैं, तो अगली पीढ़ी के अंदर तो वापस जो नॉर्मल कंटेंट था वही बनेगा। तो अगर हमने किसी को स्टिमुलेट किया हो और स्टिमुलेट करने से उसके अंदर ज्यादा ऑयल बन जाए, फिर अगली पीढ़ी में भी ज्यादा बन जाए, ये स्टिमुलेशन से नहीं हो सकता। ये कब होगा? जब जेनेटिकली चेंज हो जाए तो म्यूटेशन जरूरी होता है, स्टिमुलेशन से हम ऐसे काम नहीं करा सकते। तो ये चीज हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते कि हम स्टिमुलेट करके अगली पीढ़ी के अंदर ज्यादा ऑयल वाले, स्टिमुलेशन से आप ये कहेंगे कि वो उस पीढ़ी तक सीमित हो जाएगा, अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट वो नहीं हो पाएगा। तो ये चीज कैंसिल रखनी पड़ेगी हमें। ओके, द ब्रीडिंग लीड टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील एज मल्टीपल लोसाई। कि जब आप जेनेटिक्स की क्लासेस ले रहे थे तो हमने मल्टीपल लोसाई या मल्टीपल लोकस के ऊपर जो एलील के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वो आपस में मिलकर के पर्टिकुलर ट्रेट की जो मैग्नीट्यूड होता है उसके लिए काम करते हैं। तो हो सकता है कि इस प्लांट के अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि ऑयल कंटेंट, ये हमारा टारगेट है कि ऑयल कंटेंट बढ़ना चाहिए। तो ऑयल कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि लोकस 1 भी जिम्मेदार है, लोकस 2 भी जिम्मेदार है और लोकस 3 भी जिम्मेदार है, लोकस 4 भी जिम्मेदार है। तो ये पर्टिकुलर हमने देखा कि मोर देन 1 लोकस के ऊपर जो जीन है वो ऑयल की जो कंटेंट है, जो अमाउंट है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक प्रकार का ये मैटर है वो क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई जैसा हो जाएगा कि मल्टीपल लोकस के ऊपर जब जीन होते हैं वो किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ जो एलील्स है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए कि हाई ऑयल के साथ में जो एलील्स रिलेटेड हैं अगर उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो सो दैट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फॉर एवरी हायर ऑयल कंटेंट वर प्रोड्यूस। तो हमने हर जगह के ऊपर ऐसा जीनोटाइप क्रिएट करा लिया है कि उसमें वही एलील आ रही है जो हाई ऑयल कंटेंट के लिए काम करती है। तो जब हम इनकी बात करते हैं कि मल्टीपल लोकस जब पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उन सब का एडिटिव इफेक्ट आता है। ये भी हमने जेनेटिक्स की क्लासेस में डिस्कस किया कि आपके पास 4 क्यूटीएल हैं तो चारों मिलकर के काम करते हैं, तो ऑयल कंटेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो मल्टीपल लोकस के जीन कंट्रोल कर रहे हो और हर लोकस के ऊपर जो एलील हमें हाई ऑयल के लिए चाहिए उसी की फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज कर रखा है, तो अल्टीमेटली हमें काफी ज्यादा ऑयल कंटेंट वाली वैरायटी है वो बना सकते हैं। तो यस, ये भी हमारा पॉसिबल रीजन हो सकता है। तो कौन सी चीजें यहाँ एप्लीकेबल हैं तो उनको आप देखेंगे, तो सीधा ए एंड सी कि बी को आप कैंसिल रखेंगे, ठीक है ना, कि हम स्टिमुलेट करके उस पौधे से तो बना सकते हैं, लेकिन अगली पीढ़ी में भी हम चाहें कि ज्यादा कंटेंट बन जाए, ये स्टिमुलेशन से पॉसिबल नहीं है, जेनेटिक चेंज होने जरूरी है। मल्टीपल लोकस के ऊपर, तो उससे क्या होगा? क्यों, ऐसा क्यों भाई? मान लो कि लोकस 1, लोकस 2, लोकस 3, 4, ये जब आपने क्यूटीएल पढ़ा होगा तो जरूरी थोड़ी कि वो एक ही क्रोमोजोम पे हो, वो डिफरेंट क्रोमोजोम पे भी हो सकते हैं, और वो एक ही क्रोमोजोम के ऊपर दूरी पे भी हो सकते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस भी हो सकती है। यानी कि अगर ऑयल कंट्रोल कंटेंट को कंट्रोल करने वाले लोकस मान लो कि 4 हो, तो वो एक ही क्रोमोजोम के ऊपर भी 4 जगह हो सकते हैं। ऐसे भी तो हो सकते हैं कि वो अलग अलग जगह पे भी हैं, तो उनके बीच में भी क्रॉसओवर हो सकता है। तो अगर एक नया कॉम्बिनेशन, ये हाइपोथेटिकल है कि आप ऐसे माने तो ऐसा हो सकता है क्या, या ऐसा माने तो ऐसा हो सकता है क्या, ये हाइपोथेटिकल है। तो पॉसिबल तो है कि डिफरेंट, आपके पास 4 लोकस थे, चारों पे आप बेहतरीन कंडीशन क्रिएट कर दीजिए एलील वाइज की, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन एलील का यहाँ भी आपने क्रिएट करा दिया, यहाँ भी करा दिया, तो हर जगह पे द बेस्ट कॉम्बिनेशन आ गया। तो जो एलील आपको चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी को आपने इंक्रीज कर रखा, हर जगह पे इंक्रीज कर रखा है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा? कंटेंट आपका बढ़ ही जाएगा। दोबारा बोलिए। नहीं, डिस्टेंस नहीं होना ये कोई श्योरिटी नहीं है ना, तो आप ऐसे कैसे कहते हैं कि जो क्यूटीएल है उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होती, वो लिंक्ड जिन की बात होती है। तो क्यूटीएल में तो हमने यही देखा है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो पास पास हो, वो इवन अलग अलग क्रोमोजोम पे भी हो सकते हैं वो तो। और आप बात यहाँ पे एक क्रॉसिंग ओवर की क्यों लेंगे? आप तो कह रहे हैं कि आप ऐसा काम पिछले 50 सालों से करते आ रहे हैं, तो आपने हर बार कुछ चेंज किया, हर बार कुछ पॉसिबिलिटीज करके आपने ब्रीडिंग के अंदर उन चीजों को ध्यान रखते 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 लास्ट में आप ऐसी हालत पे आ गए कि हर जगह पे या हर लोकस के ऊपर जो एलील आपको बेस्ट रिजल्ट देने वाली है वो आपने क्रिएट करा रखा है कॉम्बिनेशन। तो अब तो पूरा प्लांट सारी लोकेशन या सारे लोकस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूस करने की हालत में आ गया ना, तो ऐसा किया जा सकता है। यानी कि क्यूटीएल को आप ये नहीं लेंगे कि बस 4 या 8 लोकस है तो वो पास ही होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है इसमें। हाँ, वो जीनोम में प्रेजेंट होने चाहिए और वहां पे हर जगह पे वही कंडीशन होनी चाहिए जो हमें पर्टिकुलर ट्रेट के लिए चाहिए। हाँ, ठीक है, ठीक है ना। आप पूछ रहे हैं कॉम्प्लेक्स लोसाई और एक है मल्टीपल लोसाई। तो पहला तो ये क्लियर करो कि इसको सिंगल के अंदर आप लोकस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी बात क्लियर कीजिए कि जब आप कहते हैं कि मल्टीपल लोसाई, तो आपके पास बात आएगी कि जो भी आप ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं उसका एक जीनोम है, ठीक है, और उसके जीनोम में क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, वो कितने भी हो सकते हैं। और आप आप या क्वेश्चन में जिस ट्रेट की बात हो रही है, कोई न कोई लक्षण की बात हो रही होगी, और उसका कनेक्शन किसी न किसी लोकस से होता है। और आपका जो भी जेनेटिक इश्यू है या जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो,
उसमें आपको कितनी लोकस काम में लेनी है, राइट। और जिन जिन लोकस को आपको काम में लेना है वो मोर देन वन है। मान लीजिए कि आपने क्रोमोजोम बनाया और आपने जो लोकस ली है वो दो ले ली। एक लोकस आपने यहाँ ले लिया, ये लोकस ए हो गया, और दूसरा लोकस आपने यहाँ ले लिया, ये लोकस बी हो गया। तो अगर दो लोकस के ऊपर जो जीन है, दो लोकस के ऊपर एलील नहीं होगी, दो लोकस के ऊपर जीन होगी। ये जीन एक्स है और ये जीन वाई है, राइट। हाँ, अब इसका होमोलोगस क्रोमोजोम भी होता है, दूसरे पेरेंट से आता है वो, उसके ऊपर भी सेम यही जगह होती है, यहीं पे होती है। तो लोकस इसमें ए भी है, लोकस इसमें बी भी है। यहाँ पे जो होगा वो हमारे जीन एक्स का ही फॉर्म है, तो हो सकता है कि वो सेम भी हो सकता है और वो दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। उसके आधार पे आप होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही हो सकता है कि सेम वो का वो भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। ये तो आपने बात की कि आप इस लोकस की बात करते हैं, तो आप सिंगल लोकस की बात कर रहे हैं। अगर आपने ऐसे दो लोकस ले लिए, तीन ले लिए, तो आप बात कर रहे हैं मल्टीपल लोसाई की। यहाँ पे लोकस है वो कितने होंगे, मोर देन वन होंगे, डिफरेंट होंगे, वो सेपरेट है फिजिकली, ठीक है। और जब हम ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चलता है कि एक से ज्यादा लोकस हैं और वो क्रोमोजोम के ऊपर अलग अलग हैं, तो फिर अपने आप ही आता है कि उनके बीच में क्रॉसओवर हो सकता है। तो पिक्चर पिक्चर आपको ऐसा मैसेज दे रही है कि चलो भाई एक लोकस ये है और एक लोकस ये है, उनके बीच में दूरी है, तो वहां पे क्रॉसओवर हो सकता है, तो नए कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो इससे तो एक सिंपल सा मैसेज निकला कि अगर जीन दूर दूर हो तो उनके बीच में क्रॉसओवर हो सकता है और उससे कुछ नया कॉम्बिनेशन बन सकता है। आपने अपनी प्रॉब्लम के लिए अगर ऐसे लोकस एक से ज्यादा लिए हैं तो मैटर आपका मल्टीपल लोसाई का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जैसे हम बात करें कि चलो आपने एक फोकस किया है, एक लोकस सिंगल लोकस ले लिया आपने, मान लो कि आपने इस लोकस पे फोकस किया, तो ये तो सिंगल लोकस है। और सिंगल लोकस है इसका मतलब आप कहते हैं कि इसमें तो जीन एक्स है वो प्रेजेंट है, और ये एक छोटी सी जगह है क्योंकि ये तो सिंगल लोकस है ना, तो आप इसमें क्या कहेंगे कि इसमें तो क्रॉस ओवर नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक ही जगह ही तो है, इसमें क्रॉस ओवर नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आप इसको जूम करके देखें, इसी इसी कंडीशन को आप जूम करके देखें, तो आपको पता लग रहा है कि आपका जो लोकस है वो यहां से लेकर के यहां तक का है, राइट। दिस इज द लोकस ए। नॉर्मली अगर ये एक कॉम्प्लेक्स लोकस है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स लोकस है, इसका मतलब यहाँ पे संभावना है क्रॉस ओवर की। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि सिंगल लोकस है तो उसमें क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जो लोकस लोकस फिजिकली एक पोजीशन होती है कि भौतिक रूप से क्रोमोजोम के ऊपर वो जगह जहां पे आप किसी सीक्वेंस की कल्पना कर रहे होते हैं या किसी सीक्वेंस को मान रहे होते हैं, जो सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए या किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। तो आपने कहा कि यहां से लेकर के यहां तक की पूरी सीक्वेंस जिम्मेदार है। अब इसके बीच में अगर ये रियल में एक बड़ा सीक्वेंस है तो इसमें क्रॉसओवर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन होने पे आप उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो नॉर्मली हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई एक जगह है तो वो एक जगह और दूसरी जगह इनके बीच में तो क्रॉसओवर होता है, वो तो हमें नॉर्मली समझ में आता है कि क्रॉसिंग ओवर वगैरह हम ऐसे तो पढ़ते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि चलो एक लोकस है, वो भी इतना बड़ा है कि उसके अंदर भी क्रॉसओवर हो जाता है, तो वो मामला चला जाता है कॉम्प्लेक्स लोसाई का। और फिर वहां के साथ में लागू होते हैं सिस एंड ट्रांस कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट, जहां से सीएसआईआर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है। ये जो सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट अपन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स लोसाई का मामला होता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है ना, यानी कि आपको एक सिंगल लोकस जो लिया ना, इसको जूम करके समझना पड़ेगा कि ये सच में इतना बड़ा है और इसमें भी कई सारी जगह है जहां पे क्रॉसओवर हो सकता है। तो आपने जिसकी बात की वो साधारण सा नहीं है, वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो?
ठीक है ना। ओके, चलो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन, कि एक्सटिंक्शन के लिए स्पीसीज को आतुर करेंगे, प्रोन करेंगे कि स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो कौन सी चीजें हैं वो एक्सटिंक्शन के लिए काम करनी चाहिए, ये अपन को ढूंढना है, ठीक है ना। तो देखिए, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि दे आर द के सिलेक्टेड स्पीसीज, स्पेशलिस्ट स्पीसीज हैं, और इनकी निशेज काफी नैरो होती हैं, और इनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक होती है। अगर इनको थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है कि जो ट्रॉफिक प्रॉब्लम हो सकती है वो सारी किन के पास आएंगी, इन्हीं के पास आएंगी। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो हाई ट्रॉफिक लेवल के ऊपर अपने आप को उसने मेंटेन करा रखा है, जो हाईली स्पेशलिस्ट है, तो एनवायरनमेंट में जब भी कुछ भी अनसर्टेनिटी आएगी तो सबसे बड़ा जो लॉस है वो उसी को उठाना पड़ता है, क्योंकि उसकी छोटी सी और एक नैरो निश होती है, उसमें कुछ भी चेंज हुआ तो सबसे पहले उसी की निश डिस्टर्ब होगी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं को होती है। तो जितना ज्यादा कोई स्पेशलिस्ट होता है उसको प्रॉब्लम भी एनवायरनमेंट चेंज होते ही सबसे पहले आती है और सबसे बड़ी आती है। तो एक्सटिंक्शन के चांसेस इसके काफी बड़े होंगे। ये बात तो समझ में आती है। हाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। हाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलने के पीछे ये था कि मेल एंड फीमेल की जो बॉडी है वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स को लेकर के बहुत ज्यादा क्लियर कट डिफरेंस दे रही है, कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंदर मेल और फीमेल की बॉडी दिखने में एक जैसी नहीं होती है, और वो भी हाई लेवल का है। इसका मतलब जो सिलेक्शन है, जो मैटिंग सिलेक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, कि जो मैटिंग सिलेक्शन होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग बोलने का मतलब ये हुआ कि मैकेनिज्म या पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर ये जो मैकेनिज्म है वो क्या करेगी कि द बेस्ट जो जीन है, जो सबसे बेस्ट जीन है, उनको सेलेक्ट करने के लिए काम करेगा सिस्टम। तो जो सबसे कम्पिटेट जीन है, जो सबसे कम्पिटेट जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जो कि अल्टीमेट विनर होगा, कि जो पर्टिकुलर सेक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर्स जिसके पास होगी, वो अपने जीन नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर इंट्रोड्यूस कराता है। इसका मतलब अगली पीढ़ी के अंदर सबसे बेहतरीन जीन जिसके पास होते हैं वो अपने जीन अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, उतना ही क्या संभावना होगी कि द बेस्ट जीन जो भी है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी वो कैसे बनेगी, जेनेटिकली स्ट्रांग बनेगी, वो नेचर को फेस करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए ज्यादा कैपेबल होगी। तो ये एक्सटिंक्शन की बातें नहीं है, ये तो अडेप्टेशन की बातें हो जाएंगी, कि स्पीसीज में जो बनेगा वो हर बार पहले से और बेटर बनेगा, क्योंकि जो सिलेक्शन है वो है इस प्रकार का कि सबसे बेस्ट जीन आगे पहुंचाने के लिए सिस्टम है वो काम कर रहा है। तो ये काम नहीं करेगा, एक्सटिंक्शन के लिए काम नहीं करेगा, ये तो बेटर बनाने के लिए काम कर रहा है, तो इससे एक्सटिंक्शन नहीं आएगा। कोई हाई ट्रॉफिक स्टेटस पे है तो डेफिनेटली उसको जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है वो उसके कोई भी प्रॉब्लम होने पे, या ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का कैस्केड होता है तो सबसे पहले प्रॉब्लम है वो इन्हीं को आती है। तो इनको भी एक्सटिंक्शन के लिए आप प्रॉन सिचुएशन में काउंट करेंगे। और जिनका शॉर्ट लाइफ स्पान होता है, देयर द आर सिलेक्टेड स्पीसीज, तो वो स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, वो जनरलिस्टिक होते हैं। तो उनकी निशेज काफी ब्रॉड होती हैं। तो जिनकी ब्रॉड निशेज होती है उनमें थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन अगर एनवायरनमेंट में आता है तो कोई ना कोई रिसोर्स को वो कंज्यूम करने की हालत में होते हैं। तो वो अपना काम किसी भी रिसोर्स से चला सकते हैं, उनकी निशेज है वो काफी ब्रॉड है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी ऑफ द एनवायरनमेंट से नहीं हो पाती है, तो इनको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी एक्सटिंक्शन में नहीं जाएंगे। तो ओनली ए वाले और सी वाले ऐसे हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं कि ये एक्सटिंक्शन के लिए सिचुएशन है, कि जो स्पीसीज को ज्यादा प्रोन बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके, देखिए इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमें सेलेक्ट करना है कि जो पर्टिकुलर जो पॉलिनेशन सिंड्रोम है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है।
तो ऐसे क्वेश्चन भी सीएसआर ने बार बार पूछे हैं, तो ये चीजें हमें क्लियर रहनी चाहिए। आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर फॉर द फ्लावर्स विथ फॉलोइंग पॉलिनेशन सिंड्रोम। तो फ्लावर के जो करैक्टर्स हैं या प्लांट की साइड के जो करैक्टर्स हैं वो पॉलिनेशन सिंड्रोम के लिए काउंट होते हैं, और कौन उसमें पॉलिनेशन करेगा वो उसका पॉलिनेटर होता है। तो प्लांट अपने पॉलिनेटर के साथ में को इवोल्यूशन के अंदर ये चल रहे होते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ में को इवोल्यूशन जैसा रिलेशनशिप है वो मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें जो पॉलिनेटर आपको बता रखे हैं कि जैसे बर्ड है, बैट है, बटरफ्लाई है, मोथ है, कैरियन फ्लाई है, ऐसे नाम आपको दे रखे हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंसीज के रूप में कुछ इंसेक्ट हैं, बर्ड हैं, बैट है, ये सब आपको बताया हुआ है। और सिंड्रोम के रूप में आपको तीन चीजें बताई हुई हैं कि ऐसी कंडीशन हो सकती है, बी वाली हो सकती है और सी वाली हो सकती है। तो कौन सी कंडीशन में कौन से पॉलिनेटर हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वही उन पौधों के अंदर पॉलिनेशन करेंगे, तो वो हम कैसे सेलेक्ट करें और उनके सिलेक्शन में आपको किन चीजों पे ध्यान देना होता है वो बहुत जरूरी है। चलो हम इनकी बात करते हैं। देखिए फ्लोवर डल कलर्ड, ब्राइट कलर नहीं है, फ्लावर्स का जो कलर है वो काफी डल है। तो लास्ट आपने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें एक रेड कलर का ट्यूबुलर फ्लावर था और वो फोलिये से बाहर निकला हुआ था और काफी गुच्छों में फूल लगे हुए थे। तो हमने कहा था कि वहां पे कोई लंबी चोंच वाला बर्ड है, वो उस नेक्टरी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन करने के लिए मोस्ट सुटेबल है। तो जो बर्ड्स होते हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय कलर। तो जैसे आपने कहा कि डल डल कलर बताया फ्लोवर का, सिंड्रोम के अंदर कलर है वो काफी डल है, तो हम बर्ड को यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। जहाँ पे ब्राइट कलर आएगा और बर्ड्स के लिए जैसे काफी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो ब्राइट कलर आपको ध्यान में रखना है, और एक जो यूवी रेडिएशंस होते हैं, यूवी जो पैटर्न होता है उनको भी जो बर्ड्स हैं वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे डल कलर तो हम बर्ड को इग्नोर कर देंगे, बर्ड यहाँ पे नहीं हो सकता। और फ्लावर देखिए कहाँ पे है, लोकेटेड अवे फ्रॉम फोलिएज, कि जैसे मान लो कि ये फोलिएज है और हमारा जो फ्लावर है वो फोलिएज से बाहर निकले हुए हैं, यानी कि मेन कैनोपी से थोड़े से बाहर हैं। ठीक है, आप इसको शाखाओं के अंदर एज्यूम कर सकते हैं। लोकेटेड अवे फ्रॉम फोलिएज बोलने का मतलब ये था कि यहाँ पे आपका जो भी एजेंट है वो अप्रोच आराम से कर सकता है, अप्रोच करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक छोटी सी बटरफ्लाई है वो कहीं भी अंदर जा सकती है, एक छोटा सा इंसेक्ट है वो जा सकता है, लेकिन एक बर्ड को या एक चमगादड़ को अंदर जाकर के फ्लावर में पॉलिनेशन करे वो टफनेस का मामला हो जाएगा। लेकिन अगर वो जहाँ पे उसको वर्क करना है वो फोलिये से बाहर निकला हुआ है ना, तो पॉलिनेटर को प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो फोलिये से बाहर का मामला है तो किसी बड़े साइज का जो पॉलिनेटर है वो यहाँ पे काम कर सकता है। तो बर्ड यहाँ पे बड़ा था और चमगादड़ यहाँ पे बड़ी थी, तो बर्ड को तो आपने यहाँ से कैंसिल कर दिया कि हम बर्ड को तो लेंगे नहीं, तो बर्ड तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे जो बैट है वो एप्लीकेबल है कि चलो बैट यहाँ पे सूटेबल है। और दूसरी बात की जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो टर्जिड हैं। टर्जिड का मतलब काफी खुले हुए हैं, फूले हुए हैं, तो वहां जो नेक्टर है वो आराम से एक्सपोज रहेगा और जो भी पोलिनेटर आएगा वो आराम से उन पार्ट्स को असेस कर पाएगा। तो टर्जिड कंडीशन हो और फोलिये से बाहर हो तो बर्ड भी आ सकते हैं, बैट भी आ सकते हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि कलर नहीं है ज्यादा अच्छा, डल कलर है, तो फिर आप बर्ड को इग्नोर कर दीजिए। तो ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ कौन सुटेबल पॉलिनेटर है, दिस इज द बैट। तो ए में आपके पास आएगा बैट। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि फ्लावर है वो ब्राइट रेड है। तो अब ये चीज बिल्कुल साफ दिख रही है कि ब्राइट रेड है, तो दिस इज फॉर बर्ड्स। और फिर बर्ड्स के लिए अगर आप ले रहे हो तो फ्लावर है वो पौधे की कैनोपी से बाहर होने चाहिए। तो पौधे के अंदर फूल है वो गुच्छों में बने हुए हैं और टर्जिड भी हैं और नेक्टर है वो वाटरी है और सुक्रोज रिच है। तो बर्ड को कितना कितना फीडिंग करना है,
बर्ड एक बड़ा एनिमल है और तो उसको काफी सारा फूड चाहिए। तो फूल अगर गुच्छों में है और फोलिए से बाहर निकले होने चाहिए, इस सेंटेंस में ये भी डाला जा सकता है। तो आराम से बर्ड यहाँ पे अप्रोच करेगा। और गुच्छों में है तो सेवरल फ्लावर पास पास है तो उनसे खूब सारा नेक्टर है, क्योंकि नेक्टर कैसा है, वाटरी है, डाइल्यूट है तो सही लेकिन पतला है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फूल भी तो ज्यादा है। तो उनसे उसका जो फीडिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। वो टर्जिड भी है, वहां पे फूड अवेलेबल भी है और ब्राइट रेड कलर भी है। तो अब आप इसको किसके लिए ऐड कर देंगे, बर्ड के लिए ऐड कर देंगे। ऐसे अगर हम थर्ड वाली कंडीशन को देखें, फ्लावर्स हैं वो व्हाइट हैं तो कलरलेस हो गए। दिस इज द कंडीशन ऑफ कलरलेस। तो कलरलेस हो गए लेकिन साथ में इनमें गंध है। जो बर्ड्स वाले हैं, बैट वाले हैं, इनमें सेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेंट है, फ्लावर्स में गंध आ रही है, राइट। और कोरोला ट्यूब है वो काफी लंबी है। तो लंबी होने का मतलब ये हुआ कि वहां पे कोई काफी बड़ा जो पॉलिनेटर है वो अप्रोच नहीं कर पाएगा। और नाइट ब्लूमिंग है, फूल हैं वो केवल रात में खिलते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन है कि नाइट है, फ्लावर के पास कलर भी नहीं है, जो भी एजेंट होगा वो उसको केवल स्मेल को यूज करना पड़ेगा। केवल एक ही चीज है पौधे के पास कि ना तो रंग है और ना दिन में वो ओपन हो रहा है। और जो भी फूड है वो कहाँ पे है, कोरोला ट्यूब है काफी लंबी और फिर यहाँ पे फूड है। तो यहाँ तक अप्रोच करना है तो काफी छोटा बॉडी होना चाहिए। तो वो यहाँ तक कौन हो सकता है, दैट विल बी नाइट मॉथ। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं कि सिंड्रोम के अंदर क्या क्या हो, क्या नहीं हो और कैसी कंडीशन में कौन सा पॉलिनेटर है वो परफेक्ट रहेगा। ऐसा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है वो सेवरल टाइम्स ये सर ने बार बार पूछे हैं, रिपीटेड सेक्शन है एक। तो कुछ क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं तो उनसे काफी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो आप इसको यूज करके प्रॉपर जो सिंड्रोम है उसके लिए प्रॉपर पॉलिनेटर के आप किसको चूज कर रहे हैं, किसको आप डिससेलेक्ट कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। ओके। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये काफी ठीक क्वेश्चन है और आपको यहाँ से एक थोड़ी सी अप्रोच डेवलप करनी है। This is the Wolbachia. Wolbachia are obligate intracellular bacteria. तो जो सेल हैं उन सेल के अंदर मिलने वाला बैक्टीरिया है। तो सेल के अंदर मिलेगा तो इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। और जब भी मिलेगा सेल के अंदर इंट्रासेलुलर ही मिलेगा, तो ऑब्लिगेट है यानी कि बाहर नहीं मिलेगा। आउट सेल से बाहर ये मिलेगा ही नहीं, जब भी मिलेगा सेल के अंदर मिलेगा, इंट्रासेलुलर ही होगा। Many different strands of which are abundantly present in insect. तो जो होस्ट है इनका वो तो है इंसेक्ट। और वोल्बिशिया खुद क्या है, एक बैक्टीरिया। तो वोल्बिशिया एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया की सेवरल स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड ए, स्ट्रैंड बी, स्ट्रैंड सी, स्ट्रैंड डी, ऐसे कई सारी इसकी स्ट्रैंड्स हैं। और जब भी बैक्टीरिया मिलेगा कहाँ मिलेगा, इंसेक्ट के सेल्स में मिलेगा। और कैसे मिलेगा, इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में मिलेगा कि इंसेक्ट इसका होस्ट है और बैक्टीरिया क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। बाहर मिलेगा नहीं, जब भी मिलेगा सेल के अंदर मिलेगा। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। दे इंड्यूस यानी कि बैक्टीरिया, दे इंड्यूस मैटिंग इनकम्पैटिबिलिटी इन होस्ट। तो जब भी कोई बैक्टीरिया अंदर होगा तो होस्ट को एक प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि मैटिंग इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। मैटिंग इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। और कैसी मैटिंग इनकम्पैटिबिलिटी किस प्रकार की होगी वो देख लीजिए। दैट इज मेल्स इन्फेक्टेड विथ वन स्ट्रेन कैन ओनली फर्टिलाइज फीमेल्स इन्फेक्टेड विद द सेम स्ट्रेन।
तो मान लीजिए कि आपका जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट को ब्रीडिंग करनी है। तो ब्रीडिंग करनी है तो मेल को फीमेल के साथ में फर्टिलाइजेशन करना है। और यहाँ पे क्या होगा कि इट विल प्रोड्यूस स्पर्म और इट विल प्रोड्यूस एग्स, और स्पर्म्स को एग्स को फर्टिलाइज करना होता है और फिर प्रोजेनी डेवलप हो जाती है। लेकिन सिस्टम कुछ इस प्रकार से चेंज हो गया है या इनकम्पेटिबिलिटी इस प्रकार से हो गई है कि मेल्स जो भी हैं इन्फेक्टेड विथ वन स्ट्रैन, मान लीजिए कि आपने जो मेल यूज किया उसमें सी स्ट्रैन प्रेजेंट है, बैक्टीरिया की सी स्ट्रैन प्रेजेंट है, तो वो कैन ओनली फर्टिलाइज, वो केवल फर्टिलाइज कर पाएगा फीमेल्स इन्फेक्टेड विद द सेम स्ट्रैन। तो अगर फीमेल भी इन्फेक्टेड है बैक्टीरिया की सी स्ट्रैन से, तब तो उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और वो प्रोजेनी बना देंगे। अगर आपने ये कहा कि बैक्टीरिया है मेल में वो तो है सी टाइप का और फीमेल में है ए टाइप का, तो ऐसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये इनकम्पेटिबिलिटी का मैटर इस प्रकार से है कि मैटिंग इनकम्पेटिबिलिटी ऐसी है कि मेल में जैसा बैक्टीरिया वैसा ही बैक्टीरिया फीमेल में भी होना चाहिए, तब तो वो दोनों मैट कर सकते हैं, अदरवाइज मैट नहीं हो पाएंगे। ठीक है। नो अदर पैथोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ऑब्जर्व्ड इन द होस्ट, तो केवल मैटिंग इनकम्पेटिबिलिटी एक इश्यू है वो इससे आता है, बाकी और कोई दिक्कत होस्ट को होती नहीं है। ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। ए पॉसिबल इवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंस कि हर बार बैक्टीरिया उनमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बाहर बैक्टीरिया रह नहीं सकता, तो बैक्टीरिया को सरवाइव करना है तो होस्ट में ही रहेगा। और होस्ट को फिर प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरे अंदर जो बैक्टीरिया, सामने वाले सेक्स में भी वही बैक्टीरिया होना चाहिए, तब तो हम मैटिंग करेंगे, वरना मैटिंग नहीं करेंगे। तो ये शर्तें इस प्रकार से काम कर रही हैं। तो आगे जाकर के या कई पीढ़ियों बाद इसका नतीजा क्या निकलेगा ऑफ दिस फिनोमेना वुड बी। ठीक है। तो आपको यहाँ से कुछ पता लग जाना चाहिए कि भाई बैक्टीरिया अगर ए वाला है तो वो ए वाले के साथ में, यानी कि होस्ट में अगर ए है तो वो ए वाले के साथ में ही मैटिंग करेगा, तो अगली पीढ़ी के अंदर भी ए वाला ही चला जाएगा। बी वाला है वो बी वाले से मैटिंग करेगा तो अगली पीढ़ी में भी बी वाला चला जाएगा। सी वाला सी वाले के साथ मैटिंग करेगा तो अगली पीढ़ी के जो होस्ट होंगे उनमें भी बैक्टीरिया का जो सी स्ट्रेन है वो प्रेजेंट होगा, यानी कि ये सब मेंटेन रहेंगे, ये सब मेंटेन रहेंगे। हाँ, उससे प्रॉब्लम ये हो रही कि जो दूसरे प्रकार के जो हैं उनके साथ में मैटिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन कम से कम सेम वाले मैटिंग करते रहेंगे और जो भी उनके अंदर बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया आगे जो प्रोजेनी है उसके अंदर वो जाता रहेगा। तो एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज हो सकता है क्या? नहीं। ये अपने जैसे इन्फेक्टेड के साथ में मैटिंग करते रहेंगे, चाहे कितनी भी वैरायटी आपने बैक्टीरिया की ले रखी हो, तो सारी स्ट्रेन मेंटेन रहेंगी, किसी भी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन नहीं होगा। तो ये बात गलत है। टर्मिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैनी इंसेक्ट स्पीसीज, क्या इंसेक्ट में रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा? रिप्रोडक्शन बंद थोड़ी होगा, टर्मिनेशन थोड़ी होगा। हाँ, उसके ऑप्शंस कम रहेंगे, हमेशा ये शर्त रहेगी कि भाई मेरे में जैसा बैक्टीरिया सामने वाले में वैसा बैक्टीरिया होना चाहिए, तो टर्मिनेशन नहीं हो रहा यहाँ पे, तो ये भी गलत था और ये भी गलत था। हाँ, बाहर की जितनी भी अपॉर्चुनिटी थी वो सारी कट हो गई, केवल सेम सेम बैक्टीरिया जिनके अंदर है वो अपोजिट सेक्स वाले तो मैटिंग करेंगे, बाकी मैटिंग नहीं करेंगे। को एक्सटिंक्शन ऑफ होस्ट एंड पैरासाइट, नहीं, इनका जो होस्ट है वो और इनका जो बैक्टीरिया है वो आराम से सरवाइव करेंगे। इसमें जो भी होस्ट और बैक्टीरिया है उनका एक अलग ट्रेंड है, चलता रहेगा, सबके अपने अपने होस्ट एंड बैक्टीरिया के रिलेशनशिप्स हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। तो दोनों के को एक्सटिंक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों साथ में हर पीढ़ी के अंदर आराम से ये सब चलता रहेगा, तो ये बातें भी गलत है। अब देखिए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा क्या लीडिंग टू रैपिड सिलेक्शन इन इंसेक्ट, कि जिनमें ए है वो ए वालों से ही रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इनका एवोल्यूशन का लाइन सेपरेट हो जाएगा, इनका अपना सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाले दूसरे जो इंसेक्ट है उनके जीन तो आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे में अगर दूसरा बैक्टीरिया है तो उसके साथ तो इनकम्पेटिबिलिटी का इश्यू हो जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा कि सारे जो होस्ट हैं वो अपने अपने इन्फेक्शन के जो मैटिंग स्ट्रेंस है उनके अकॉर्डिंग ही ब्रीडिंग कर पाएंगे और बाहर के जो जीन है वो उनमें आ नहीं पाएंगे, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जब भी होता है तो रैपिड स्पेसिएशन हो सकता है, राइट। तो ये चीज ज्यादा सही है।
कि सबसे जो करेक्ट बात है वो इसकी यही निकल के आएगी कि दूसरों के साथ में क्रॉस कर नहीं सकते, तो सेम सेम के बीच में क्रॉस रहेगा, तो सारी लाइनें वो सेपरेट हो जाएंगी। दिस इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और आगे चल करके ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये मैटिंग इनकम्पेटिबिलिटी इश्यू अगर हटा भी दें अपन, तो भी वो इंसेक्ट वो आपस में ब्रीड नहीं कर पाएंगे अगर उनके अंदर इतना सारा स्पीशीज हो गया तो। ठीक है ना। को इवोल्यूशन, देखो को इवोल्यूशन के अंदर बात ऐसी है कि जैसे आपने कहा कि प्लांट और उसका पॉलिनेटर, ठीक है, आपने कहा प्रे और उसका प्रीडेटर। यहां पे देखो होस्ट और है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये रिलेशन है। केवल प्रॉब्लम इतनी थी कि अगर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट अगर रिमूव हो जाए, मान लो कि ये किसी भी वजह से हट गया, तो उस वाली कंडीशन में होस्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम थी, एक दबाव आ रहा था इनकम्पेटिबिलिटी का। वो इनकम्पेटिबिलिटी का प्रेशर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो प्रेशर गया। अब हमारा होस्ट है वो किसी के साथ में भी मैटिंग कर सकता है, यानी कि वो एनी के साथ में मैटिंग कर सकता है। मींस होस्ट को केवल एक रिलीफ चाहिए, होस्ट को एक रिलीफ चाहिए कि मैं आउट वाले के साथ में मैटिंग करके बेटर प्रोजेनी बना सकता हूं, लेकिन बनाने नहीं दी जा रही है जब तक बैक्टीरिया इसका साथ नहीं छोड़ रहा है। यानी कि बैक्टीरिया ने होस्ट के सिस्टम को इस लेवल पे कंट्रोल कर लिया है कि होस्ट वही करेगा जो बैक्टीरिया चाहता है, राइट। तो एक प्रेशर के रूप में है ये, और जैसे ही ये डाइल्यूट किया, आपने डाइल्यूट किया, तो वो फिर अपने होस्ट के साथ में इनकम्पेटिबिलिटी के इश्यू सारे सोल्व हो जाएंगे और वो फिर बेटर प्रोजेनी ही बनाने की तरफ जाएंगे ना। तो एक एंगल से आप देखें तो ऐसा है कि जैसे एक प्रेशर है वो है तब तक तो ये बिल्कुल एक लाइन में चलता रहेगा, जैसे ही प्रेशर हटाई सारी लाइनें आपस में मिक्स हो जाएंगी, राइट। तो आप उसके जैसा नहीं ले सकते। हाँ, आप ठीक है कि हाँ ऐसा लगता है कि भाई होस्ट नहीं चाहता है कि बैक्टीरिया मेरे अंदर रहे, लेकिन बैक्टीरिया चाहता है कि मैं जिस होस्ट में रहूं अगली पीढ़ी में वो होस्ट बनता रहे। तो एक प्रेशर जैसा है, ठीक है ना। ओके, देखो इकोलॉजी के क्वेश्चन, इवोल्यूशन के क्वेश्चन सरल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के इश्यू होते हैं, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्या होना चाहिए उसमें दो ही लाइनें आती हैं कि भाई उसका लाइफ है वो चलता रहना चाहिए। तो वो उस लाइफ को रन कराने के लिए सारी कोशिशें करता रहता है। तो अगर आप इस लेवल के ऊपर चीजों को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको जो रियल कॉन्सिक्वेंस आना चाहिए कि इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकल सकता है किसी भी इशू का, वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, आपके एफर्ट्स हैं वो लगातार जारी रहेंगे तो आपकी ऐसी अप्रोच आ जानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, देखिए 20 स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज आपने ले ली, 20 पॉपुलेशन हमने ले रखी हैं, ईच पॉलीमॉर्फिंग फॉर ए गिवन लोकस टी एंड टी वर ब्रीड इन कैप्टिविटी, और हर एक जो पॉपुलेशन है वो पॉलीमॉर्फिक है। इन 10 ऑफ देम, 20 में से आपने दो टुकड़े कर दिए, 10 और 10, 10 ऑफ देम, इनमें से 10, द पॉपुलेशन साइज वाज केप्ट कांस्टेंट बाय रैंडम रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल्स। तो 10 पॉपुलेशन में क्या होता है कि जैसे ब्रीडिंग होगी तो पॉपुलेशन में नंबर बढ़ेगा, और फिर ब्रीडिंग करेंगे तो नंबर फिर राइज होगा, है ना, ऐसे नंबर बार बार करेंगे तो बढ़ता चला जाता है। तो 10 पॉपुलेशन में हम क्या कर रहे हैं कि पॉपुलेशन को हम बढ़ने नहीं देंगे, कैप्ट कांस्टेंट। मान लीजिए कि इस पॉपुलेशन में यहाँ पे 10 पॉपुलेशन ऐसी आपने ले ली कि ए से लेकर के बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ठीक है, ये 10 पॉपुलेशन आपने ले ली, और हर एक पॉपुलेशन मान लीजिए कि यहाँ पे 80 थे,
ओके, आप ऐसे मान लीजिए। और जैसे ही इनमें 10 प्रोजेनी बने तो ये 90 हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि इन 90 को वापस 80 में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 को रिमूव करके। कि जैसे ही नंबर बढ़ा तो जितने बढ़े उनको हमने हटा दिया, और किन को हटाया ये कोई निश्चित नहीं है, रैंडम को हटाया। तो जितने बढ़े नंबर इंक्रीज हो गया था, नंबर को हमें इंक्रीज होने नहीं देना है क्योंकि हम नंबर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो नंबर को वापस आपको वहीं लाना है, तो आप वहीं लाएंगे तो रिमूव कर देंगे। किन को रिमूव किया, ये कुछ भी हो सकता है, रैंडम है। तो जैसे ही रिमूव किया तो कौन से एलील आपने रिमूव कर दिए ये कुछ भी श्योर नहीं है। एलील रैंडमली रिमूव कर रहे हो, ऑर्गेनिज्म रिमूव कर दिया तो उसके एलील भी रिमूव कर दिया आपने। while other 10 were allowed to increase their population size, तो दूसरों के अंदर आप ये सब करने देते हो कि जो भी एलील है वो सब इंक्रीज होती रहेंगी, जो भी होता है वो सब होता रहेगा, लेकिन इनके अंदर आपने कांस्टेंट कर दिया था। तो दो पॉपुलेशन आपने ले रखी है, 10-10 पॉपुलेशन। एक में तो हम कांस्टेंट नंबर को रखने के लिए बार बार रैंडम रिमूवल करते रहते हैं, दूसरी में हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। ठीक है। After several generations, it was observed that 7 of the size restricted, ये साइज रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, जिनका नंबर हमने बढ़ने नहीं दिया वो है साइज रेस्ट्रिक्टेड। ऐसी 10 पॉपुलेशन थी, 10 में से 7 पॉपुलेशन, 7 ऑफ द साइज रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन ओनली क्या लैंग्वेज में कुछ मिसिंग रहा होगा, कोई बात नहीं, लैंग्वेज को यूज करने की कोशिश करते हैं। पॉपुलेशन ओनली जो भी होगा वाज प्रेजेंट इन द रिमेनिंग 3। हाँ ठीक है, कैपिटल टी है ये ना, क्योंकि आपने दो ही एलील ली थी, एक कैपिटल टी लिया था, एक स्मॉल टी लिया था। तो साथ में तो देखो ओनली कैपिटल टी बचा है, और जो 3 पॉपुलेशन है उनमें ओनली स्मॉल टी बचा है। टी वाज ऑब्जर्व्ड, यानी कि ये 7 पॉपुलेशन में तो हालत क्या होगी, कैपिटल टी कैपिटल हो गए सारे के सारे, और ये 3 कैसे हो गए, स्मॉल टी हो गए। यानी कि यहाँ पे कैपिटल टी फिक्स हो गया, एक एलील फिक्स हो गया, और यहाँ पे दूसरा एलील फिक्स हो गया। तो आपने जानबूझ के तो कैपिटल टी को फिक्स किया नहीं, क्योंकि आपने तो रैंडम रिमूव किया था ना। तो बार बार आप रैंडम रिमूव करते रहे, और वजह ये हुई कि 70% में तो एक टी फिक्स हो गया, और 30% के अंदर दूसरा एलील फिक्स हो गया। तो कुछ पॉपुलेशन में एक एलील फिक्स हो जाए, कुछ पॉपुलेशन में दूसरी एलील फिक्स हो जाए, तो ऐसा मैटर आपने कहाँ डिस्कस किया था, इट इज ए मैटर ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से कोई भी एलील फिक्स हो सकती है। तो कुछ पॉपुलेशन में बड़ा वाला टी फिक्स हो गया, कुछ में छोटे वाला टी फिक्स हो गया। तो बार बार आपने जो निकाला, मान लीजिए कि आप इस 7 की बात करें, तो आपने बार बार जो भी निकाले होंगे तो उनमें स्मॉल टी वाले बार बार आपने निकाल दिए, तो इनमें कैपिटल टी फिक्स हो गया। और इन 30% में जब भी आपने एलील को रिमूव किया, या रैंडम आपने जो भी रिमूवल किया ऑर्गेनिज्म का, तो उनमें बार बार स्मॉल टी वाले थे वो रिमूव होते चले गए, तो आपके पास लास्ट में सारे वो बच रहे हैं जिनमें स्मॉल टी प्रेजेंट है। तो रिमूवल किया, उसमें कौन से एलील आपने की रिमूव, वो रैंडम थी। और रैंडम रिमूवल की वजह से एक एक ग्रुप ऐसा था जिसमें एक एलील फिक्स हो गई, दूसरे में कुछ दूसरी फिक्स हो गई। तो ऐसा मैटर होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। तो ड्रिफ्ट्स की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ड्रिफ्ट में आपने ऐसी चीजें पढ़ी थी कि कोई सी वैल्यू फिक्स हो सकती है, वो रैंडम होती है, उसके बारे में पहले से कुछ पता नहीं होता है। तो सैंपल साइज पे डिपेंड करता है कि हटाने के बाद में कौन बचे, वो सैंपल होगा। तो सैंपल में जो एलील बची है वही आगे जाएगी, फिर हटा दिया तो फिर सैंपल में कौन बची, फिर वो जाएगी। तो ऐसा मैटर था। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको क्या बताता है, तो अब तो आंसर आ ही गया है कि ये मैटर है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट का है। जेनेटिक ड्रिफ्ट विच इज मोर लाइकली इन स्मॉल पॉपुलेशन। तो अगर ये पॉपुलेशन साइज काफी बड़ी होती तब तो ये रिजल्ट आपके पास नहीं आते, लेकिन अब ड्रिफ्ट से ऐसा हो गया, ये हो सकता है, लेकिन ड्रिफ्ट से ऐसा तभी हो गया जब सैंपल साइज एरर होती है, यानी कि सैंपल है वो छोटे हो जाते हैं, यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन हो और उनमें ड्रिफ्ट अगर काम कर रहा हो, तो रिजल्ट ये आ सकता है कि कुछ में एक टी फिक्स हो जाए और कुछ में दूसरा एलील है वो फिक्स हो जाए। ठीक है, बाकी चीजों को आप कैंसिल कर सकते हैं। देखो ड्रिफ्ट हो सकता है विच इज मोर लाइकली इन लार्ज पॉपुलेशन नहीं। ड्रिफ्ट का इम्पैक्ट है वो बड़ा कब आता है, जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो छोटी होती है। आपको अगर इक्वेशन ध्यान आ रही है तो आपने एक इक्वेशन ली थी कि दिस इज द पी क्यू डिवाइडेड बाई 2n।
तो पॉपुलेशन जितनी छोटी हो जाएगी और दोनों एलील जितने उनकी वैल्यू हाईएस्ट आएगी गुणा करने पर, तो ये कितनी हो सकती है, आप 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तब ये सबसे बड़ा होता है। और पॉपुलेशन सबसे छोटा हो, सबसे स्मॉल नंबर अगर हो, तो पॉपुलेशन छोटा हो और दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो, तब इम्पैक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग आता है ड्रिफ्ट का। तो इक्वेशन ध्यान में हो तो भी आप बता सकते हैं, और वैसे कॉन्सेप्ट में भी पता होता है कि ड्रिफ्ट के बिना हम किसी एलील को रैंडमली फिक्स नहीं कर सकते, और ड्रिफ्ट तभी काम करता है जब पॉपुलेशन छोटी हो, यानी कि सैंपल साइज एरर को हम काउंट कर रहे होते हैं, कि सैंपलिंग एरर जो आपने लिया था दैट इज रिलेटेड विद द स्मॉल पॉपुलेशन साइजेस, राइट। तो डेंसिटी डिपेंडेंट सिलेक्शन अगेंस्ट टी, तो जानबूझ के टी के सामने स्मॉल टी को हटाया, ये हमने नहीं किया। स्मॉल टी के सामने जानबूझ के कैपिटल टी को हटाया, ऐसा हमने नहीं किया। तो हमने किसी के अगेंस्ट सिलेक्शन तो किया ही नहीं था, हमने तो रैंडम किया था। तो ये चीजें गलत है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में एक एक पार्ट समझ लेना अपन को ना। गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखिए हम लोग जब क्लास ले रहे थे तो ये चीज हमने डायरेक्ट ऐसी की ही बिल्कुल सेम ऐसा ही डिस्कस किया था कि दिस इज द मैटर ऑफ नॉर्दर्न एलिफेंट सील। ये जो सील मछलियां होती हैं उनकी बात है, हैव बीन रिड्यूस्ड इन अबाउट 20 इन 18। तो इनकी संख्या कम होते होते 20 हो गई थी, ठीक है, नॉर्दर्न सील्स का नंबर। बायोलॉजिस्ट स्टडीड वेरिएशन इन प्रोटीन इन द स्पीसीज, और फिर प्रेजेंट में हमारे पास जो सील मछलियां हैं उनके अंदर जो वेरिएशन है उसको स्टडी किया गया, और उसके लिए जो प्रोटीन्स है उनको यूज किया गया, यानी कि मॉलिक्यूलर वेरिएशन को स्टडी किया गया कि प्रोटीन्स को लेकर के वो सारे सेम है या उनमें अंतर है। तो प्रोटीन्स को स्टडी किया गया फॉर मॉलिक्यूलर वेरिएशन, ठीक है। दे फाउंड नो जेनेटिक डिफरेंस इन द प्रोटीन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। तो प्रेजेंट में जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में मॉलिक्यूलर वेरिएशन था ही नहीं, यानी कि सभी के अंदर जो प्रोटीन है वो बिल्कुल सेम प्रोटीन थी। तो मैटर 1800 का है। और अब बात करते हैं कि हमारे पास जो भी मछलियां हैं उनके अंदर पर्टिकुलर जो प्रोटीन हमने टारगेट के रूप में इस्तेमाल की और उनका वेरिएशन देखने की कोशिश की, तो पता लगा कि वेरिएशन तो है ही नहीं, यानी कि सारे के सारे सेम है, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर सारे के सारे कैसे हैं, सेम है। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है कि ये आज जो भी नंबर होगा, यहाँ पे जो भी नंबर है उस नंबर को बनाने के लिए जो शुरू में बचे हुए थे दे आर द फाउंडर। ये जो लास्ट 20 मछलियां बची थी उनमें जो जीन थे वही आज की जितना भी नंबर है उसमें प्रेजेंट है। तो इनमें जो प्रोटीन थी वो प्रोटीन अब हमें इन सभी में मिलती है। तो जब भी हमने उनको चेक किया तो हमें पता लगा कि उनमें वेरिएशन है ही नहीं। तो ऐसा फिनोमेना हम कब समझा सकते हैं कि द लैक ऑफ वेरिएशन किस वजह से है, कि अब इनमें इतना सारा नंबर होने के बावजूद भी प्रोटीन सब में सेम क्यों है? क्योंकि उनके फाउंडर सेम रहे हुए हैं। तो फाउंडर कुछ हो और उनसे बाद में एक बड़ी पॉपुलेशन बन रही हो, तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं? बॉटल नेक में, जेनेटिक ड्रिफ्ट की स्टार्टिंग में जो भी बचे हुए थे उनके अंदर जो लास्ट में हो सकता है कि जैसे आपने बॉटल नेक फिनोमेना डिस्कस किया था, तो शुरू में काफी बड़ी पॉपुलेशन होती है और उसके बाद में ये नंबर है वो काफी डिक्रीज हो जाता है और फिर ये नंबर राइज होता है। तो यहाँ जब नंबर सबसे कम गया था तो उस समय पे जो बचे हुए थे दे आर द फाउंडर्स, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ये 20 मछलियां बची हुई थी, इनमें जो भी जीन थे वो अब इन सब में प्रेजेंट है। तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बॉटलनेक फिनोमिना। और जो बचे हुए थे कि उनमें ये एलील फिक्स हो गई थी या ये प्रोटीन फिक्स हो गई थी, तो दैट में बी अ मैटर ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे देखो कितनी छोटी हो गई थी, तो वो ड्रिफ्ट भी इसके ऊपर आप लागू कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर एलील है वो फिक्स हो जाती है तो उसकी प्रोजेनी के अंदर बस वही वो मिलेगी। तो बॉटलनेक कंडीशन और ड्रिफ्ट उसको हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं। ओके देखिए ये हार्डी विनब्रग का एक क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका डिजाइन काफी अच्छा किया गया ताकि अ, थोड़ा सा लेवल
एक डिफरेंट हो जाएगा कि आपको काम कैसे करना है वो सीखना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन पे काम कैसे होगा। देर आर एन नंबर ऑफ एलील्स एट ए गिवन लोकस इन ए डिप्लॉयड पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो है डिप्लॉयड। तो नॉर्मली हम हार्डी विनवर्ग के अंदर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म लेकर के ही काम करते हैं। ठीक है, और उसमें एक लोकस है, गिवन लोकस कितना है, एट ए, सिंगल लोकस है। तो एक सिंगल लोकस हमने लिया है और उसके ऊपर जो जीन है उसके दो ही जो फॉर्म्स हैं वो कितने हैं, एन नंबर ऑफ एलील्स है। तो जो भी लोकस है इसके ऊपर जो एलील होंगे, तो डिप्लॉयड है तो दो ही प्रकार के एलील हो सकते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एलील कितने होंगे, 2। आप अपनी सहूलियत से भी 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर दो एलील हैं तो पहली एलील की फ्रीक्वेंसी को हम P से डिनोट कर सकते हैं और दूसरी एलील की फ्रीक्वेंसी को अपन Q से डिनोट कर सकते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ ऑल होमोजाइगोट्स इन द पॉपुलेशन, कि ऐसा मैटर हो तो जो पॉपुलेशन होगी उसमें होमोजाइगस जो भी है, ऑल होमोजाइगस का जो प्रपोर्शन है वो कितना होगा। ठीक है, आपको ये काम करना है दो एंगल से। पहला एंगल तो आपको ये यूज करना है कि ऑल एलील्स जो भी आपने एन लिया, यहाँ पे हमने एन इज इक्वल टू 2 लिया है, तो जितनी भी एलील हैं आर इक्वल अबंडेंट, यानी कि वो बराबर हैं। तो अगर हम इस प्रकार से काम करेंगे कि हमने एन इज इक्वल टू 2 लिया, कि दो ही एलील ली, एक की फ्रीक्वेंसी P बताई, दूसरे की Q बताई, और दोनों अगर इक्वल अबंडेंट है तो हम क्या कहेंगे कि P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0.5, क्योंकि जब दोनों बराबर हैं तो टोटल में से आधे आधे होंगे तभी बराबर होंगे ना। तो जब हमारे दो एलील हो और दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो, यानी कि आपने दो एलील ले ली और P इज इक्वल टू भी 0.5 है और Q इज इक्वल टू भी 0.5 है। अगर ऐसा होता है कि दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो और आपको चाहिए ऑल होमोजाइगोट्स, तो होमोजाइगोट दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होमोजाइगोट्स होंगे। एक तो होंगे P स्क्वायर और दूसरे होंगे Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर वाले कितने होंगे, 0.5 इंटू 0.5, और ये भी कितने होंगे 0.5 इंटू 0.5, तो ये भी कितने हैं 0.25, और ये भी कितने हैं 0.25। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं कि ऑल, तो ऑल कितने, दोनों, यानी कि P स्क्वायर और Q स्क्वायर दोनों, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो ये कितना है 0.5, यानी कि पॉपुलेशन में आधे होमोजाइगोट्स होंगे और जो 2Q हैं आधे वो हेटेरोजाइगस हो गए। तो अब आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझिए कि द प्रपोर्शन ऑफ होमोजाइगोट्स इन पॉपुलेशन, जब ऑल एलील्स आर इक्वल अबंडेंट तो वो प्रपोर्शन कितना आएगा 50%, यानी कि 1/2। ठीक है, और 1/2 का मतलब आपने जो n लिया था वो कितना लिया था, n इज इक्वल टू 2 लिया था। तो यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू 2 लिया है, आप कह रहे हैं कि प्रोपोर्शन आ रहा है 1/2, और हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे थे, n इज इक्वल टू 2, तो 2 की जगह पे n इज इक्वल टू 2 या 2 इज इक्वल टू n, ये बराबर तो बात होती है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/n। तो जितनी एलील ली थी एक से उनको आप डिवाइड कर दीजिए, तो उतना ही ऑल होमोजाइगोट्स का प्रोपोर्शन होगा। कब, जब दोनों एलील बराबर हो। अगर आपने दो ही एलील ली हो और दोनों एलील बराबर हो तो होमोजाइगोट्स कितने होंगे, 1/2। तो यही बात यहाँ पे शो रखी कि 1/2। और अब आपको एक दूसरी सिचुएशन पे सोचना पड़ेगा कि ऑल एलील्स आर नॉट इन इक्वल अबंडेंट, कि अब दोनों एलील बराबर प्रोपोर्शन में नहीं है, यानी कि P इज इक्वल टू Q ये नहीं है। तो नहीं है तो आप अब इनकी कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, एनी वैल्यू आप एज्यूम कीजिए, इनकी कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। जैसे आपने कहा कि P इज इक्वल टू 0.4, तो आप कहेंगे कि Q इज इक्वल टू 0.6। तो ऑल होमोजाइगोट्स को आप कैलकुलेट कीजिए। तो जब ऑल होमोजाइगोट्स को कैलकुलेट करेंगे तो P स्क्वायर आएगा, दिस इज 0.4 का स्क्वायर, तो ये तो होगा 0.216, और Q स्क्वायर
ये 0.6 का स्क्वायर होगा तो ये होगा 0.36। ठीक है। और अब आपको दोनों प्रकार के होमोजाइगोट जोड़ देने हैं तो आप इनको प्लस कर दीजिए। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 2 और दिस इज 5, 0.52। अब 0.52 का मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पे आपने 0.5 को कहा था कि 1/2, तो 0.52 क्या होता है, 1/2 तो होता नहीं है। 1/2 तो 50 होता तब होता, 0.50 होता तब होता 1/2। तो ये तो 1/52 है। 1/52 इसका मतलब ये 1/2 से क्या है, छोटा या बड़ा है। 1/2 50 होता है, ये 52 है, तो ये 1/2 से क्या है, बिगर है ना, बिगर देन 1/2। इसको आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज बिगर देन, दिस इज बिगर देन 1/2। और 1/2 को आप क्या कह रहे थे कि हम दो नहीं बोलेंगे, दो की जगह पे n बोलेंगे, तो ये क्या हो गया, बिगर देन 1/n। तो दिस इज बिगर देन 1/n। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और क्वेश्चन की डिजाइनिंग अच्छी की हुई है, क्वेश्चन का डिजाइन बढ़िया था और आपको सोचना पड़ रहा था कि आप कितने नंबर लें। तो आप 3 एलिल लेके भी काम कर सकते थे कि पी क्यू और आर भी ले लेते, तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता, काम तो हो जाता लेकिन टाइम ज्यादा लगता आपको। तो ऐसी प्रॉब्लम में क्यों जाएंगे, जब एन दिया है तो दो भी तो एन ही होता है, तीन भी एन ही होता है, तो आप तीन को क्यों यूज करेंगे, आप दो को यूज कीजिए ना। और फिर दो को करेंगे तो पी और क्यू के हिसाब से आप आराम से काम भी कर देंगे। और फिर लैंग्वेज को फॉलो करते रहिए कि दोनों एलिल बराबर हैं, तो आपको ऐसे सोचना था, नहीं बराबर है तो आप कुछ भी सोच सकते थे कि 0.5 नहीं होना चाहिए, फिर कुछ भी हो सकता है, वो अनइक्वल ही है। आप दूसरी वैल्यू लगा के देखिए तो भी ऐसा ही आ जाएगा। आपने अगर यहाँ पे 0.3 लिया और यहाँ पे अगर 0.7 लिया तो ये इतना ही आना है, दिस इज 0.09 और ये कितना हो जाएगा 0.49। तो ये हो गया 8 और 5, तो ये 0.58 आ गया। तो ये भी इसी को फॉलो करेगा, राइट। तो आपको कुछ भी एज्यूम कर लेते तो आंसर ऐसा ही निकलता है, बस आपको देखना था कि वो बराबर नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए तो 0.5 नहीं होने चाहिए। और हार्डी वीन वर्ग पे है तो अब एक को कम करोगे तो दूसरा बड़ा अपने आप हो जाएगा। ठीक है। कर सकते हैं ना अलका। ओके देन, है ना। देखिए दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, और ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि सेवरल डिस्टिंक्ट टाइम पीरियड्स एंड डिफरेंट रूट्स, कि अलग अलग रास्ते जो हैं अलग अलग टाइम है और अलग अलग जो रूट हैं वो हैं कि माइट एक्सप्लेन, वो समझा सकते हैं कि द एंट्रेंस ऑफ मार्सुपियल इनटू ऑस्ट्रेलिया। जैसे लगभग जो 70% जो मार्सुपियल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स कहाँ से आए, अ, वो कौन से समय में आए और वहां पहुंचने का उनका रूट क्या रहा, उसको लेकर के कई सारे जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर जो वर्ड है मार्सुपियल्स, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि सीएसआईआर ने अपने काफी सारे पेपर्स में मार्सुपियल से जुड़े हुए क्वेश्चंस उनको पूछा है। और अब हमें पता है कि मार्सुपियल हैं वो एंडेमिक हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, वेलैक है, केवल यहीं पे पाए जाते हैं, बाकी और जगह पे ग्लोब के दूसरे भागों में मार्सुपियल्स नहीं पाए जाते। तो एंडेमिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्रेंस को लेकर के, रेस्ट्रिक्शन है उसको लेकर के, इवोल्यूशन से लेकर के और इनके जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ में इनका जो माइग्रेशन है कि ये कैसे ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे और उनकी टाइमिंग्स हैं, ये सारे एक
एक ऐसा एरिया बन जाता है जिससे सीएसआर के कई सारे क्वेश्चन वो डिजाइन होते हैं। तो जब भी मार्सुपियल का क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ चीजें हैं बस वो आपको रिमेम्बर रखनी होती हैं, और ये एक एक रूटीन एरिया मान सकते हैं कि बार बार क्वेश्चन यहाँ से आस्क होते हैं ना। एक जो बात है जो एडिशनल है वो आप इसमें और ऐड कीजिए कि जो आपके ओरिजिन की बात करें कि जो मार्सुपियल का जो ओरिजिन रहा हुआ है कि दिस इज द ओरिजिन इन साउथ अमेरिका। क्योंकि जैसे अभी तो हमें पता है कि जितने भी मार्सुपियल्स हैं उनमें मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी थी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कहीं पाया जाता है तो उसके पीछे दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो उसका ओरिजिन भी वहां हुआ होगा, और दूसरा होता है कि उसका ओरिजिन कहीं और रहा हुआ है तो वहां वो माइग्रेट होकर के पहुंचा है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सुपियल्स का ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन तो इनका कहीं और है। ओरिजिन कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। और साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया में तो ये पहुंचे हैं, और वो पहुंचे हैं तो कौन से रास्ते से पहुंचे हैं वो रूट्स भी हैं, और इस क्वेश्चन में आपको उनको डिस्कस भी लेना है या उनके बारे में आपको कंसिडरेशन भी करना है कि आप कैसे मान रहे हैं, कौन सी बात सही है कौन सी गलत है ऐसे। देखिए पहला जो स्टेटमेंट था कि जो लेट जुरासिक टाइम है, कि जुरासिक पीरियड का जो लास्ट टाइम था दैट इज कॉल्ड एज लेट जुरासिक, और वहां पे अर्ली थ्यूरियंस कि जो इनके एंसेस्टर्स रहे हुए हैं अर्ली थ्यूरियंस, वो अराइव्ड इन अंटार्कटिका। इनका जो रूट रहा हुआ है वो इसी प्रकार से कि साउथ अमेरिका से अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका से बाद में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये माइग्रेट हुए हैं। तो अराइव्ड इन अंटार्कटिका मतलब वो साउथ अमेरिका से अंटार्कटिका पहुंचे माइग्रेट होकर के, जुरासिक टाइम की बात है। और फिर वहां से वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे वेयर द मार्सुपियल्स सब्सिक्वेंटली इवोल्व्ड। और जब आप कह रहे हैं कि सब्सिक्वेंटली इवोल्व्ड, कि जो इनके एंसेस्टर्स थे थ्यूरियंस, अर्ली थ्यूरियंस, वो यहाँ से होकर के यहाँ पहुंचे ऑस्ट्रेलिया में, और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ा एक डाइवर्सिटी मिलता है, काफी सारा एक तो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते हैं, और यहाँ भी कई प्रकार के मार्सुपियल्स मिलते हैं, तो डाइवर्सिटी ऑफ मार्सुपियल्स प्रेजेंट है। और डाइवर्सिटी ऑफ मार्सुपियल को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि दिस इज ए मैटर ऑफ अडप्टिव रेडिएशन, कि शुरू में जो भी एंसेस्टर पहुंचे थे बाद में ऑस्ट्रेलिया खाली था सारा, तो वहां पे अलग अलग रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए वो सारे के सारे अडप्टिव रेडिएशन को फॉलो करते हुए इवोल्व हो गए। तो डाइवर्सिटी ऑफ मार्सुपियल्स कि वो यही इतने सारे प्रकार के हैं, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि अडप्टिव रेडिएशन की वजह से ऐसा हुआ है। आप ये कहते हैं कि और बाकी जगह पे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया बाकी सारे कॉन्टिनेंट से कटा हुआ है विद द हेल्प ऑफ ओशियन, तो बीच में समुद्र है उसकी वजह से बाकी से ये कटा हुआ है। और फिर यहाँ पे वो पैदा नहीं हुए थे, ओरिजिन यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पहुंचे थे। और कैसे पहुंचे? साउथ अमेरिका से अंटार्कटिका और वहां से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। तो आज के टाइम पे अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तब तो यहाँ पे ओशन है, लेकिन जब हम बात करते हैं जुरासिक टाइम की, अर्ली टाइम की, तो उस समय पे सारा लैंड मास एक ही था। तो जिस समय पे सारे कॉन्टिनेंट पास पास थे, एक ही लैंड मास का पार्ट था, तब ये माइग्रेशन हुआ था। उसके बाद में ये सारे सेपरेट हो चुके हैं, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो भी आपने वहां पे डिस्कस की थी। तो ऑस्ट्रेलिया में जो भी पहुंचे वो अर्ली थे, एंसेस्टर्स थे इनके, और अडप्टिव रेडिएशन से काफी सारा डाइवर्सिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, रास्ता यही रहा था। ये सारा का सारा स्टेटमेंट सही है। अब हम आगे का नेक्स्ट बात करते हैं कि अर्ली टू मिडल क्रिटेशियस, कि मिडल स्टार्टिंग वाले से लेकर के बीच का जो टाइम था क्रिटेशियस पीरियड का, अर्ली मार्सुपियल्स अराइव्ड इट नहीं, वो जुरासिक टाइम पे अराइव्ड हुए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना, आप टाइमिंग को ध्यान रखेंगे क्योंकि सीएसआर के जो बी पार्ट के क्वेश्चन है उनमें कई बार टाइमिंग को लेकर के क्वेश्चन आते हैं, तो बी पार्ट के क्वेश्चंस के लिए आपको ये चीजें और तैयार करनी है। ठीक है, अगर आप थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं कि पैलियोसीन मार्सुपियल्स, पैलियोसीन टाइम के अंदर मार्सुपियल्स एंटर्ड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, तो ये जो लैंड मास एक था उसमें एक रूट तो आपने ये डिस्कस किया कि वो साउथ अमेरिका से अंटार्कटिका में और अंटार्कटिका से ऑस्ट्रेलिया में गए, तो ये तो मैटर है जुरासिक का, कि लेट जुरासिक पीरियड के अंदर ऐसा रहा है, लेट जुरासिक। और दूसरा मैटर जो था कि इसके लिए अलग अलग जो एक्सप्लेनेशन है वो दी हुई है, उसमें एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है,
कि साउथ ईस्ट एशिया से ऑस्ट्रेलिया में वो पहुंचे हैं, लेकिन वो टाइम कौन सा रहा है? प्लियोसीन टाइम रहा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट भी सही है कि एक ये भी एक्सप्लेनेशन इनके बारे में दिया हुआ है जो कि वैलिड है। ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं कि जो इकोसीन पीरियड था उसके अंदर चांस डिस्पर्सल ऑफ मार्सुपियल इनटू ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक वैलिड एक्सप्लेनेशन है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे उसको लेकर के तीन चीजें हमारे पास हैं कि वो साउथ ईस्ट से पहुंचे, या वो वहां पे चांस डिस्पर्सल रहा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में वो इकोसीन पीरियड के अंदर बाई चांस पहुंचे। इसका मतलब अनसर्टेनिटी है। जब आप चांस बोलते हैं ना, इसका मतलब अनसर्टेनिटी है कि और कोई रूट भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी। तो देर इज ऑल्सो एग्रीमेंट कि साइंटिस्ट कुछ का ये भी मानना है कि ऐसा रहा होगा। तो हम कौन कौन सी चीजों को मार्सुपियल्स के डिस्पर्सन को लेकर के, उनके टाइमिंग को लेकर के सही माने, तो ये तीन चीजें स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 में जो दिया हुआ है वो सही है। और पर्टिकुलर जो रूट था कि साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इसके लिए आपको जुरासिक टाइम ध्यान में रखना है, मिडल क्रिटेशियस इसके लिए गलत था। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इन चीजों को तैयार कर सकते हैं। हैं? बताइए भाई, इको टाइप होंगे कि नहीं होंगे? देखो, जब आप कहते हैं इको टाइप्स, इकैट्स, तो द मैटर इज स्टिल इन द बाउंड्री ऑफ स्पीसीज, कि वो जेनेटिकली चेंज हो गए लेकिन अभी भी वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो स्पीसीज की बाउंड्री के अंदर के मैटर होते हैं वो। और यहाँ पे तो डिफरेंट स्पीसीज हैं, ये मार्सुपियल की बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो इसका मतलब वो स्पीसीज की बाउंड्री से बाहर का मैटर है। तो जब स्पीसीज की बाउंड्री को क्रॉस करके हम बाहर आ जाते हैं तो इकैट्स, इकोटाइप्स, इकोफिन, ये सब नहीं होता है, क्योंकि चेंज इतने ज्यादा आ गए और जेनेटिक चेंज इतने ज्यादा आ गए कि अब दूसरे वालों के साथ में उनके गैमेट शेयर नहीं हो रहे, तो स्पीसीज ही दूसरी बन चुकी है, यानी कि स्पेसिएशन हो गया। इकोटाइप्स तो एक एक कड़ी है कि बदलते बदलते अब स्पेसिएशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें एक लेवल आ गया कि भाई जेनेटिकली चेंज हो रहे हैं कुछ। ठीक है ना? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को फॉलो करें कि सपोज यू डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीसीज अबाउट विच यू नो ओनली टू फैक्ट। तो केवल आपको दो बातें पता उसके बारे में कि इट इज स्मॉल साइज, कि एक तो इसकी साइज है वो काफी स्मॉल है, और शॉर्ट लिव्ड है ये, कि लाइफ है वो शॉर्ट है इसका। तो एक तो इसकी बॉडी छोटी है और एक इसका लाइफ छोटा है। केवल आपको दो चीजें पता है उसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू फॉर दिस स्पीसीज। तो इस स्पीसीज के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है वो ज्यादा से ज्यादा सही होनी चाहिए। तो देखिए कि वो स्मॉल साइज का है, लाइफ भी उसकी छोटी है, तो कॉन्सेप्ट आपको कहती है कि जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज हैं उनका ऐसा पैटर्न होता है। तो ये कैसी होनी चाहिए? आर सिलेक्टेड जैसी होनी चाहिए। तो ब्रीड अर्ली, तो आर सिलेक्टेड ब्रीड अर्ली करते हैं। एंड मोर देन वंस गलत हो जाएगा। तो मोर देन वन ब्रीड करते हैं वो तो इटीरोपेरस होते हैं, और जो इटीरोपेरस होते हैं वो उनका लाइफ है वो शॉर्ट नहीं होता है, लॉन्ग हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा। ब्रीड लेट नहीं हो सकता, जिनकी लाइफ छोटी है वो लेट ब्रीड नहीं करते, वो अर्ली ब्रीड करते हैं, गलत हो जाएगा। अर्ली ब्रीड सही है, आर वालों के लिए ऐसा ही होना चाहिए। और एक बार में ब्रीड करेंगे, यस, क्योंकि वो सैमल पेरस होने चाहिए। और प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, यस। ट्रेड ऑफ आपको यही कहता है कि जो जिनका लाइफ छोटा है, जो आर सिलेक्टेड है, वो एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे और उसी बार में वो काफी बड़ा नंबर ऑफ स्प्रिंग का बनाते हैं, तो साइज उनकी काफी छोटी रह जाती है। तो ये स्टेटमेंट सारा सही हो जाएगा इनके लिए। ब्रीड अर्ली तो सही है, एंड ओनली वंस ये भी सही है।
बट प्रोड्यूस स्मॉल नंबर, तो फिर टारगेट पूरा कैसे होगा, तो यहां जाकर के स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो ओनली जब आपको केवल दो चीजें पता है तो आप उनसे भी काम कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी है वो आर सिलेक्टेड होंगी, फिर आर सिलेक्टेड के लिए हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ये हैमिल्टन रूल के क्वेश्चन है जो बार बार आते ही हैं पेपर्स में, तो ये तो आप समझ गए कि ये रूल तो आपका बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है सी पार्ट में आता है तो 4 नंबर आपके बहुत इजीली यहाँ से गेन होते हैं। द जेनेटिक रिलेटेडनेस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ऑफ एन इंडिविजुअल टू हिज नेफ्यू, तो कोई ए है और उसका नेफ्यू है, और इसके साथ में जो आर होता है वो कितना है, 1/4, तो यानी कि 0.25। ठीक है, ये तो हमें पता भी होता है, इसने बता दिया, अच्छी बात है। द एलील दैट कॉज अंकल्स टू केयर फॉर नेफ्यू, तो ये नेफ्यू है तो ए कौन है, इसका अंकल है। तो अंकल के अंदर जो एलील है और नेफ्यू में जो एलील है वो आपस में रिलेटेडनेस कितना है वो आपने बता ही दिया कि दिस इज 0.25। तो अंकल अपने भतीजे की मदद करता है तो वो अपने जैसी एलील, जिसमें 25% अपने जैसी एलील है, उनकी मदद करता है। तो यही मैटर अपन रूल में डिस्कस करते हैं कि अपने जैसी एलील या मिलती जुलती एलील जिनमें होती है उनकी मदद की जाती है, लेकिन मदद कितनी की जाएगी ये बेनिफिट और कॉस्ट के हिसाब से आपको आर अप्लाई करके लगाना पड़ता है, इक्वेशन को फॉलो करना पड़ता है, इक्वेशन को जस्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है। तो एलील दैट कोज अंकल्स टू केयर फॉर नेफ्यू, यानी कि अंकल अपने भतीजे की मदद करता रहे, यानी कि अंकल को नुकसान होता रहे और भतीजे को फायदा होता रहे, तो अंकल को एलोस्ट्रिक बिहेवियर देना पड़े, एलोस्ट्रिक एक्ट वो करता रहे। ठीक है, तो अंकल को एक कॉस्ट चुकानी पड़े और भतीजे को एक बेनिफिट होता रहे। ठीक है। तो विल स्प्रेड according to Hamilton rule only if the fitness benefit is, तो रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होता रहेगा कि अंकल अपने भतीजे की हेल्प करता रहेगा, अंकल को कीमत चुकानी पड़ेगी, भतीजे को बेनिफिट गेन होगा। तो ये कब होगा, ओनली इफ द बेनिफिट इज, तो कॉस्ट उसको चुकानी पड़ेगी, बेनिफिट भतीजे को होगा ही होगा। R इज इक्वल टू 0.25 या 1/4 आपने ले ही रखा है। तो बेनिफिट जो हो उसकी तुलना में कॉस्ट के साथ में रिलेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको इसको डिस्कस करना था। तो बेनिफिट, देखो ये बेनिफिट के आगे से सेंटेंस स्टार्ट होगा, बेनिफिट इज, जैसे आप यहां पे लिखे ना कि बेनिफिट इज इक्वल द कॉस्ट ऑफ केयर, तो आपने कहा कि कॉस्ट भी 10 यूनिट का और बेनिफिट भी 10 यूनिट का, तो फिर आपको क्या चाहिए, आपको तो ये निशान चाहिए कि किसी भी कीमत में कॉस्ट बड़ी नहीं हो सकती, आप उसके 1/4 से उसको गुणा करते रहेंगे। राइट, तो 10 को 1/4 से गुणा करेंगे तो ये तो 2.5 बन जाएगा, तो हमारा इक्वेशन जस्टिफाइड ही नहीं होगा। तो बेनिफिट और कॉस्ट बराबर हो और R इज इक्वल टू 1/4 हो तो रूल तो हमारा फॉलो ही नहीं हो सकता। तो रूल फॉलो नहीं हो सकता तो ये ऐसे कैसे चलता रहेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। मोर देन द कॉस्ट ऑफ केयर, मोर देन द कॉस्ट ऑफ केयर बाई 25%, कि 25% ज्यादा हो, मोर देन द कॉस्ट ऑफ केयर बाई 25%, यानी कि 25% ज्यादा हो कि बेनिफिट, जैसे यहाँ पे कॉस्ट 100 यूनिट हो तो उसको बेनिफिट 125 यूनिट का हो जाए, तो बेनिफिट है वो 25% ज्यादा हो गया। मोर देन द कॉस्ट ऑफ, कि कॉस्ट 100 का है तो बेनिफिट 125 का, यानी कि 25% एक्स्ट्रा हो गया, 25% एक्स्ट्रा हो गया ये ऑफ द कॉस्ट। तो ऐसा होने पे क्या रूल फॉलो हो जाएगा, 1/4 लगाएंगे तो रूल फॉलो तो नहीं हो सकता ना, तो ये बात भी गलत है, ये भी नहीं हो पाएगा। डबल द कॉस्ट ऑफ केयर, आपने कहा कि यहाँ पे 100 यूनिट हो और 1/4 रहेगा और दिस विल बी 200, तो तब भी नहीं हो पाएगा, ऐसी कंडीशन में भी नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ केयर,
तो आप कह रहे हैं कि कॉस्ट 100 यूनिट की और ये हो 400 यूनिट का, और फिर आप ऐसा एरो डिफाइन करना चाहें और ऐसा करें तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी 100, और ये वैल्यू भी 100, और आप निशान ऐसा लगाना पाए तो लगेगा कि रूल तो फॉलो नहीं होगा। अगर ये 100 की जगह पे 101 भी होता या 100.5 भी होता, यानी कि थोड़ा सा भी अगर बिगर वैल्यू होता, हल्का सा भी अगर ये 100 से थोड़ा सा भी बड़ा होता तो ये रूल जस्टिफाई हो जाता। लेकिन फिर भी आप चारों ऑप्शन को देखते हैं तो ये तीन तो किसी हाल में हो ही नहीं सकते, ये तीन ऑप्शन तो किसी हाल में नहीं हो सकते, बाकी तीन ऑप्शन तो किसी हाल में हो ही नहीं सकते। केवल एक ऐसी जगह है, लेकिन इसमें भी अगर ये थोड़ा सा लैंग्वेज सही करता, सीएसआर को यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए था कि ये ज्यादा सही ऑप्शन नहीं है कि मोर देन लिखना चाहिए था उसको, कि 4 गुना से भी ज्यादा होना चाहिए था, मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट, कि थोड़ा सा भी इससे ज्यादा होता है कि ये 401 भी होता या 402 भी होता, ऐसा आप लेते तो ये ज्यादा जस्टिफाई हो जाता। लेकिन फिर भी इन तीनों की तुलना में तो यही ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे आपका निशान फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो इज इक्वल टू का निशान फॉलो हो रहा है, तो वो आप रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं मानेंगे, लेकिन बाकी के तुलना में तो यही ज्यादा सही है। ठीक है, ओके ना। इसके बाद में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करनी है कि ये जो क्वेश्चन था ये भी एक ठीक टर्म है कि आपको पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल कंप्रेशन क्या चीज होती है। इकोलॉजिकल कंप्रेशन ये एक फीचर हो गई, और ये कैसे डिफर करता है करैक्टर डिस्प्लेसमेंट से, कि करैक्टर डिस्प्लेसमेंट से इकोलॉजिकल कंप्रेशन कैसे अलग है। दैट इट का मतलब इकोलॉजिकल कंप्रेशन ऑपरेट्स ऑन है। तो एक तो करैक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, और फिर इकोलॉजिकल कंप्रेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो और फिर आपको ये बताना है कि इकोलॉजिकल कंप्रेशन कब होता है ना, ऐसे आपको आंसर देना है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि करैक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शशिकला, करैक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्यों? पुनित, कोई बात नहीं। अलका? हम्म, निश्चय जो ओवरलैप होते हैं तो करैक्टर को डिस्प्लेस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ बोल सकते हो, थोड़ा सा और, ये थोड़ी सी बात और क्लियर हो जाए। ठीक है, साहिन कुछ बोलोगे? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने आंसर दिए ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां थी ठीक है। आपको पहली चीज तो ये ध्यान में देनी है कि करैक्टर डिस्प्लेसमेंट अपने आप में ही एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो करैक्टर डिस्प्लेसमेंट खुद क्या चीज होती है, ये तो इकोलॉजिकल कंपैरिजन के साथ में तो उसका अंतर हम समझेंगे ही समझेंगे, वो तो क्वेश्चन करना है तो उसके लिए तो जरूरी हो ही गया। लेकिन अकेला करैक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको समझिए आप लोग, कोशिश करते हैं कि ये कैसे आपको इजीली समझना है। ओके, देखिए आपने लिया स्पीसीज ए
और स्पीसीज बी, और दोनों स्पीसीज कैरेक्टर्स को लेकर के सिमिलर हैं। अब दो स्पीसीज हैं तो कैरेक्टर ज्यादा भी अंतर नहीं देंगे और ऐसा भी नहीं कि अंतर है ही नहीं, वरना तो दो स्पीसीज कैसे होती। तो कैरेक्टर काफी ज्यादा मिलते हैं इनके, इन दोनों के कैरेक्टर काफी ज्यादा, एनफ सिमिलरिटी है ना, ऐसे मान लो। तो जब कैरेक्टर मिलते हैं तो कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर तो वो फीचर्स होती हैं जिनकी वजह से रिसोर्सेज को कोई यूटिलाइज करता है, राइट। तो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के तरीके, यूज ऑफ रिसोर्स का जो तरीका है वे है, वो दोनों के सेम है। स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों के रिसोर्स को यूज करने के तरीके एक हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टर सेम है, और वो कैरेक्टर सेम है इसका मतलब वो आपस में मिलती है, उनके बीच में कैरेक्टर सिमिलरिटी है। ठीक है। अगर आपने कहा कि दिस इज एरिया ए, एरिया एक्स, और दिस इज एरिया वाई। मान लो कि हमारी स्पीसीज ए रहती है एरिया ए में, एक्स में, और हमारी स्पीसीज बी रहती है एरिया वाई में। तो जब एक्स एरिया में स्पीसीज ए है और वाई एरिया में स्पीसीज बी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एरिया में एक ही तो स्पीसीज है, इनको जो फेस करना वो क्या करना है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ही फेस करना है। इंटर स्पेसिफिक तो है नहीं, इंटर वाला तो है ही नहीं, क्योंकि दूसरी स्पीसीज तो यहाँ है ही नहीं। ऐसे ही इसको भी क्या करना है, केवल अपने जैसों से प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई दूसरा यहाँ पे है ही नहीं, राइट। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे ए हैं, तो उनमें केवल इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, यहाँ पे सारे बी हैं, तो उनके अंदर अपना इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, राइट। लेकिन अगर इनके जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो अगर ओवरलैप करें तो ये एक ऐसा एरिया आ गया जो इनका ओवरलैप कर रहा है। मीन्स इस एरिया में स्पीसीज ए भी रहती है और बी भी रहती है, दोनों रहते हैं। यहां पे ओनली ए रहते हैं, यहां पे ओनली बी वाले रहते हैं, ठीक है। और यहां पे ए और बी दोनों रहते हैं, और दोनों के कैरेक्टर ज्यादा अंतर वाले नहीं है, क्योंकि उनमें थोड़ा सा ही अंतर है, एनफ सिमिलरिटी है उनके पास। तो यहां जो ओवरलैपिंग जोन इनके पास आ गया, उस ओवरलैपिंग जोन में ए को बी के साथ में कंपीट करना पड़ रहा है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया यहाँ पे। और जिसको हराना है उसके कैरेक्टर भी उसके जैसे ही हैं। ए अगर बी को हराना चाहे तो बी के कैरेक्टर ए जैसे हैं, और बी अगर ए को हराना चाहे तो उसके कैरेक्टर उसके भी जैसे हैं। तो कैसे हराया जाएगा, हराना जरूरी है, वरना तो खुद वालों के साथ में तो दिक्कत है ही है। इंट्रा तो दोनों पे चलेगा ही चलेगा, इंटर की प्रॉब्लम और आ गई, यहाँ कम से कम इंटर की प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो ओवरलैपिंग जोन के अंदर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी है और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी है। इंट्रा तो होगा ही होगा, इंटर यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया ओवरलैपिंग की वजह से। तो इंटर को मिनिमाइज कैसे करा जाए, इसको रिड्यूस कैसे किया जाए ताकि स्पीसीज को, दोनों स्पीसीज को रिलीफ हो जाए, तो उनको कैरेक्टर चेंज करने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे जो कैरेक्टर थे वो ए से हो गए A1 और इनके हो गए B1, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमने यहां का लिया A और यहां से कैरेक्टर चेंज होकर के क्या हो गए A1। सिमिलरली आप दूसरी साइड में दूसरी स्पीसीज को देखिए, यहां से लेंगे तो उनके कैरेक्टर हैं B टाइप के, और यहां जो ओवरलैपिंग जोन था वहां पे थे B1 प्रकार के। मीन्स दोनों स्पीसीज को जब हम कंपेयर करते हैं तो जो उनकी नॉन ओवरलैपिंग जोन्स होते हैं, जहां पर वो स्पीसीज अकेली होती है, वहां पे तो उनके कैरेक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा सेम होते हैं। कि यहाँ का A और यहाँ का B, इनको कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, एनअप सिमिलरिटी। तो जब वो कंपीट साथ में नहीं कर रहे हैं तो उनके कैरेक्टर सेम है, क्योंकि उनको अपने कैरेक्टर बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक साथ आए नहीं थे। लेकिन जब आप जोन ऑफ ओवरलैपिंग की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप ए को कंपेयर करते हैं बी के साथ में,
तो यहां उनके अंदर चेंज मिलेगा। दिस इज कॉल्ड करैक्टर डिस्प्लेसमेंट, कि करैक्टर ये डिस्प्लेस होकर के ये हो गया, ये डिस्प्लेस होकर के ये हो गया, लेकिन हर जगह पे नहीं, केवल उस जगह पे होंगे जहां पे इनको साथ रहना पड़ा था। तो ओवरलैपिंग एरिया के अंदर करैक्टर्स है उनमें अंतर मिलेगा, कि वहां पे दोनों स्पीसीज के करैक्टर्स उनमें अंतर ज्यादा मिलेगा, जबकि उनको अपनी अपनी रेंज में देखें तो उनके बीच में सिमिलरिटी ज्यादा होती है। ओवरलैपिंग रेंज में देखें तो उनके बीच में डिसिमिलरिटी ज्यादा होती है। तो इसको हम बोलते हैं करैक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैटर हो गया करैक्टर डिस्प्लेसमेंट का। इसके बाद में दूसरा मैटर होता है इकोलॉजिकल कंप्रेशन। देखो कंप्रेशन नाम से समझ में आता है कि कोई चीज जैसे दबा दी गई हो, उसको कंप्रेस कर दिया गया हो, कि ऊपर से कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसा कोई मैटर होना चाहिए, कंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इकोलॉजिकल कंप्रेशन को आप ऐसे समझिए कि दिस इज द नैरोविंग है एक प्रकार का, कि जानबूझ के संकरा किया जा रहा है, नैरोविंग ऑफ ए ओवरलैप जोन। टू रिड्यूस कंपटीशन। कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए ओवरलैपिंग जोन को रिड्यूस किया जा रहा है, यानी कि कंप्रेशन में जहां पे ओवरलैपिंग जोन है वहीं पे तो प्रॉब्लम है मैन। तो अगर ओवरलैपिंग जोन है इसका मतलब क्या है, निशेज ओवरलैप कर रही है। या आपने जो एरिया ओवरलैप कराया तो उसमें दिक्कत किस बात की आई थी, कि उनकी निशेज ओवरलैप कर रही है। और निशेज ओवरलैप करना ही क्या है, कंपटीशन है। और कंपटीशन में आपने पढ़ा था कि ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों को लॉस होता है। तो दोनों को लॉस ना हो, दोनों के -0 में कन्वर्ट हो जाए, तो उनके निशेज ओवरलैप में नहीं जाने चाहिए। तो ओवरलैपिंग कम से कम किया जाए। जैसे हम कह रहे हैं कि मेरे को इससे प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको टच ही ना करूं, जस्ट लाइक दैट फीलिंग। तो वो जानबूझ के अपनी अपनी जो निश है वहीं तक सीमित हो रहा है, दूसरा अपनी निश तक ऐसे इकट्ठा हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कि वो अंदर ही अंदर निश है वो छोटी हो रही है, ताकि ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम वो कम हो जाए। और ओवरलैपिंग प्रॉब्लम कम होते ही जो कंपटीशन है वो पुअर हो जाएगा, तो माइनस वाले इश्यू है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो जानबूझ के कंप्रेशन ऐसा है कि स्पीसीज नहीं चाहती कि मेरे को किसी से ओवरलैप जोन में प्रॉब्लम आए, तो वो अपने अपने ओवरलैप जोन को रिड्यूस कर रहे हैं, कि मुझे कम से कम दिक्कत कब होगी, जब ओवरलैप जोन मेरा किसी के साथ में भी कम से कम होगा। तो इट इज कॉल्ड कंप्रेशन। अगर आपने जैसे ही दूसरी स्पीसीज को हटा दिया तो ये जो निश है वो फिर फैल जाएगी। जो नैरो निश हो रखी थी ना, वो नैरो निश फिर ब्रॉड हो जाएगी। अगर आपने जैसे ही दूसरी सामने वाली कंपीटिंग स्पीसीज को जैसे ही डिस्प्लेस किया या उसको वहां से हटाया, तो जिसने अपनी निश को अभी तक संकरा कर रखा था वो निश फिर अब फैलने लग जाएगी। तो वो जब तक सामने है तब तक वो संकरापन है, जैसे ही सामने वाला गया वो फैल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल कंप्रेशन। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि इकोलॉजिकल कंप्रेशन ऑपरेट ऑन ए, ये कब होता है। तो शॉर्ट टाइम स्केल के लिए होता है कि जब तक बाहर किसी के साथ में कंपटीशन को रिड्यूस करने की दिक्कत है तब तक ये कंप्रेशन रहेगा। जैसे ही आपने उसको डिलीट किया ये कंप्रेशन खत्म हो जाता है और वो नैरो निश है वो ब्रॉड में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक छोटे से टाइम के लिए होता है कंप्रेशन, एक छोटे से टाइम के लिए होता है, एंड डज नॉट इन्वॉल्व हेरिटेबल चेंजेस। लेकिन करैक्टर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हेरिटेबल चेंजेस हैं वो काउंट होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था कि दोनों मैटर क्या है, दोनों के मीनिंग क्या है, और कंपैरिजन करते हैं तो वो किस प्रकार का इश्यू होता है। देखो कुछ ऐसा था कि कंपैरिजन में तो ये था कि सामने वाला जब तक है तब तक नैरो हो जाते हैं, निश को नैरो कर लेते हैं, और जैसे ही गया निश को वापस चौड़ा कर लेंगे। तो ये ऐसा मैटर था। करैक्टर डिस्प्लेसमेंट में तो ये था कि इनके साथ में करैक्टर मिलते हैं तो मुझे जहां खाना मिलता है वहीं इसको भी मिलेगा, तो मेरी रिक्वायरमेंट और सामने वाले की रिक्वायरमेंट सेम है, तो रहना तो इनके साथ ही पड़ेगा। तो जहां साथ में रहना होगा वहां पे अंतर है वो थोड़े से ज्यादा स्पष्ट होने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं करैक्टर डिस्प्लेसमेंट। ओके। इकोलॉजिकल और एक है गिल्ड्स, है ना।
ठीक है। इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल देखो, जैसे कि आपका सब्जेक्ट है इकोलॉजी है ना, तो इकोलॉजी में केवल एक ही चीज होती है, ऑर्गेनिज्म और उनका एनवायरनमेंट। यानी कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जितना कुछ इंटरेक्शन चल रहा होता है वो सारा इकोलॉजिकल होता है। इकोलॉजिकल, इकोलॉजी तो एक साइंस हो गया, इकोलॉजिकल यानी कि फंक्शनिंग है, प्रोसेसिंग है, जो जो भी सिस्टम के अंदर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल। यानी कि जो भी ऑन गोइंग इंटरेक्शंस है ना, उन सब के लिए इकोलॉजिकल वर्ड आप अप्लाई कीजिए। और फिर आप ये कह रहे हैं कि दो चीजें हैं एक्स एंड वाई जो आपस में बराबर हैं। एक्स एंड वाई आपने दो दो स्पीसीज ले ली, या दो ऑर्गेनिज्म ले लिया, दो ग्रुप ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, उनकी इकोलॉजिकल कंडीशन सेम है कि एक्स को जो फेस करना पड़ रहा है सेम वाई को भी फेस करना पड़ रहा है। तो जब इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस दोनों की सिमिलर हैं, तो वो जब सिमिलर है इसका मतलब सेम इकोलॉजिकल प्रेशर, सेम इकोलॉजिकल प्रेशर। तो ऑर्गेनिज्म तो बदलना नहीं चाहते, लेकिन प्रेशर जो होता है कि चैलेंज जो होता है उसी के लिए तो बदलना पड़ता है। तो सेम इकोलॉजिकल कंडीशन होने पे क्या होगा कि वो चाहे अंदर से वो होमोलोगस हो या ना हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बाहर से तो कम से कम उनके कैरेक्टर में मिलने लग जाएंगे, तो दिस इज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। उनको आप इकोलॉजिकल, अंदर से वो कुछ भी हो सकते हैं, होमोलोगस हो इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो नॉन होमोलोगस भी हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर इकोलॉजिकल इंटरेक्शन एक जैसी चल रही है पिछले टाइम के अंदर, तो वो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फंक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या सर्वाइवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें ऑर्गेनिज्म को जरूरी होते हैं, उनके आधार पर अगर आप उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो वो बिल्कुल सेम दिखते हैं। तो इट इज द मैटर ऑफ इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। और जो ग्विल्ड होता है वो एक ग्रुप है। जैसे आपके पास, जैसे मान लो कि हमने कोई पॉपुलेशन एज्यूम की कि काफी बड़ा एरिया है, और इस बड़े एरिया के अंदर कोई पॉपुलेशन पाई जाती है, तो कंटिन्यूसली हर जगह पे एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पे एनवायरनमेंट कुछ अलग प्रकार का है, यहाँ पे कुछ अलग प्रकार का है, तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेटेरोजेनेसिटी। कि एनवायरनमेंट होमोजेनस होता ही नहीं है ना, हम कभी इसको होमोजेनस ले सकते हैं, उसमें ग्रेडियंट पाया जाता है, उसमें अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं। तो जहां जैसी कंडीशन वहां वैसा ग्रुप है, वो इकोलॉजिकल एडजस्ट हो रखा है। तो ये सारे आपस में क्या है, छोटे छोटे सब ग्रुप, वैसे तो सारा एक ही है, पूरा एक ही पॉपुलेशन, लेकिन उसमें भी फिर यहाँ के माइक्रो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सेट है, ये यहाँ के माइक्रो इकोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जो माइक्रो लेवल हो गया कि वैसे पूरा एक ही है, जैसे पूरा फॉरेस्ट एक ही है, लेकिन उस फॉरेस्ट में भी किस यहाँ का मैटर कुछ अलग प्रकार का है, तो यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग प्रकार का एनवायरमेंट, तो यहाँ यहाँ के अकॉर्डिंग सेट। तो ये जो लोकल सेटिंग हो गई है, लोकल इकोलॉजिकल सेटिंग जो उन्होंने कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज गिल्ड्स। तो ये लोकल पॉपुलेशन जैसा फीलिंग आएगा यहाँ से। देखो ये सारा इसलिए हो रहा है कि जो बाहर है उसमें मैक्सिमम कैसे दिया जा सकता है। तो जब दोनों को सेम चीज फेस करनी पड़ रही है तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, वो अलग मैटर हो जाता है। यहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ की अलग है, तो जहां जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को सेट कर दिया, तो वो थोड़ा सा दूसरे वालों से थोड़ा सा अंतर देते हैं, कि ऐसा लगता है कि ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, लेकिन है नहीं, वो केवल एक प्रकार का एडजस्टमेंट है उनका, तो वो आपस में गिल्ड्स कहलाते हैं। ओके। देखो, मैंने आपसे इस क्वेश्चन को जब पूछा था तो आपने आंसर ऐसे ही दिए थे, और आपके आंसर को सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको ये पता हो कि पूरी दुनिया गोल है, वैसे इकोलॉजी भी गोल है, कि आप कहीं से भी बात को स्टार्ट करें तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। वो बात ठीक है कि सब कुछ इंटरेक्शन पे बेस्ड है, आप किसी भी प्रकार से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये देखना होता है कि चलो जो भी आप सोच रहे हैं उसमें कम से कम एक कोई ऐसा पार्ट तो होना चाहिए जो उसके लिए खास होता है, उस पर्टिकुलर टर्म के लिए खास होता है। और वो कोर मैसेज क्या होता है, वो कोर मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए। इकोलॉजी में देखो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है बच्चे को, कि अगर उसने समझ तो लिया लेकिन परफेक्टली या कोर मैसेज उसके हाथ में नहीं आया तो वो गलती करेगा। भाई उसको पता है कि कोर मैसेज क्या है, या बाकी सब पता होता है, बच्चा सारा पढ़ लेता है, सारी प्रैक्टिस उसकी हो जाती है, तो सब कुछ उसको आ रहा होता है, लेकिन अगर कोर मैसेज में हल्की सी भी आपने मिसप्लेस कर दिया ना, तो फिर आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें इधर उधर जाने के रास्ते सारे खुले होते हैं।
ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग है लेकिन उतना ही चैलेंजिंग भी है। लगता है कि बहुत इजी है लेकिन कई बार बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है आपको। हाँ, लेकिन आप इन पे अच्छे से इनको कवर करने की कोशिश करेंगे ना, या इनके ऊपर बहुत एफिशिएंसी के साथ में इन टर्म्स के ऊपर जाएं या कॉन्सेप्ट पे जाएं या उनके एप्लीकेशन पे जाएं या क्वेश्चंस पे जाएं, तो चीजें आपकी बेहतरीन लेवल पे क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके एफर्ट्स थोड़े से स्ट्रांगली होने चाहिए ना, फिर चीजें बहुत अच्छी हैं आपके लिए। ठीक है ना साहिन? ठीक है, ठीक है। देखो ये बिल्कुल से ये मान के चलिए कि दोनों यूनिट है वो 60 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन लेके पेपर में तैयार बैठी हैं। जब भी पेपर होगा उसमें 60 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन आने हैं, कन्फर्म है 100%। अब 60 में से आपके 60 आते हैं या 20 आते हैं या 50 आते हैं, वो आपका मामला। देखो, तो क्वेश्चन लगभग ऐसे ही आने हैं, टॉपिक ऑलमोस्ट यही रहने हैं, क्वेश्चंस की डिजाइनिंग ऐसी या इनसे थोड़ी मिलती जुलती ऐसे ही आनी है, क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, पूछेगा भी ऐसे ही, स्टेटमेंट पे ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो ये चीजें अगर आपने सीख लिया, इन पे काम करना आपको आने लग गया, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि 60 में से कितने आपके नंबर होने वाले हैं। और ऐसा हर यूनिट के साथ में होता है। आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली तो फिर बायोकेमिस्ट्री के साथ में भी ऐसा ही होना है। आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ ली तो उसके साथ में भी ऐसा ही होना है। तो पढ़ लेना एक अलग लेवल है, समझ लेना अलग अलग लेवल है, उसको प्रोसेस में लेकर के रिजल्ट प्रोड्यूस करना, और फिर रिजल्ट भी सही प्रोड्यूस करना, और फिर सही भी और जल्दी भी प्रोड्यूस करना, तब जाकर के विनर क्रिएट होता है। ठीक है, तो सफर कंटिन्यूस है, लेकिन चैलेंजिंग भी है। और कंटिन्यूस आप एनर्जी को खोना नहीं है, आपको एनर्जी को बढ़ाना है हर बार, तो पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ओके। तो ये एनिमल बिहेवियर का क्वेश्चन था। और जो पर्टिकुलर जो बर्ड्स हैं उनमें जो वोकल बिहेवियर होता है कि अपनी ब्रीडिंग सीजन के अंदर वो जो सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं, उसको लेकर के ये क्वेश्चन बनाया हुआ था कि एज्यूम ए मेल स्पैरो। तो ब्रीडिंग सीजन के अंदर जब मेल मैच्योर हो जाता है तो उसके गोनाड डेवलप हो जाएंगे, तो वहां पे पर्टिकुलर जो सेक्स हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से उसके जो वोकल अपरेटस है वो एक्टिव होता है और वो साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि सिंगिंग करता है। तो ब्रीडिंग सीजन से पहले वो नहीं करेगा, और अगली बार अगली साल भी वो उसी टाइम पे सिंगिंग करेगा। तो उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होती है रिदम की। ठीक है ना। तो रिदम क्या होती है, एनुअल रिदम्स क्या होती हैं, और जो सीजनल जो जो डेली रिदम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी आपने डिस्कस कर रखे हैं। तो वो अपनी लाइफ में पहली बार गाना पहली ब्रीडिंग में ही गाएगा, तो वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है। अगले साल भी उसी समय पे उसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, ये एनुअल रिदम का मामला होता है। तो काफी सारी चीजें हैं जो इंटरकनेक्टेड रहती हैं, और क्वेश्चन काफी सरल भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या किया, देखो स्पीसीज एक्स का ये बर्ड था, आपने उसको हैच किया एंड रियर्ड इन आइसोलेशन। तो आप उसको नेचुरल जो उसके घोंसले थे ना, नेस्ट, उनसे आपने उसको बाहर ही रखा है, आइसोलेट रखा है, और वहीं आपने उसको बड़ा किया है। एंड अलाउड ए क्रिटिकल इम्प्रिंटिंग पीरियड, कि जब ये बर्ड काफी छोटे होते हैं अपने घोंसले के अंदर, तो उनको नेस्लिंग बोलते हैं। और नेस्लिंग टाइम के अंदर, या जब हम इनको फ्लैजलिंग लेसनिंग ऐसे वर्ड यूज करते हैं, तो उस समय पे इनकी लाइफ एक क्रिटिकल टाइम चल रहा होता है, जिसमें वो बाहर की जो साउंड होती है उनको स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल इम्प्रिंटिंग पीरियड। ये छोटा सा ही होता है। और क्रिटिकल इम्प्रिंटिंग पीरियड छोटा सा ही क्यों होता है, उसके लिए आपने देखा था कि इस समय पे जो हार्मोनल सीट होती है बॉडी की वो स्पेसिफिक होती है। तो हार्मोनल जो इंडेक्स है बॉडी का, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसके बाद में हार्मोन्स का जो सीट है वो चेंज हो जाता है, उसके बाद में ऑर्गेनिज्म इम्प्रिंट नहीं बना सकता। तो पर्टिकुलर टाइम पे ही इम्प्रिंटिंग बनती है। और जब वो इम्प्रिंटिंग बना रहा था, तो हियर द सॉन्ग ऑफ मेल अनदर स्पैरो स्पीसीज वाई, तो इसको जो साउंड दी थी वो वाई की दी थी। तो अब हम समझ गए कि जब इसको प्रिंट बनानी थी तो ये था तो एक्स का, तो इसको प्रिंट एक्स वाली बनानी थी, लेकिन हमने साउंड वाई की दे दी, तो उसने प्रिंट किसकी बना दी,
वाई वाली बना दी, तो जब उसकी ब्रीडिंग सीजन आएगी तो वो वाई वाला सॉन्ग प्रोड्यूस करेगा, वो तो सॉन्ग प्रोड्यूस करेगा, फिर वाई वाले से मैच करेगा और फिर उसको क्रिस्टलाइज करके वाई वाला सॉन्ग निकालना चालू कर देगा। तो आपसे ये पूछा है कि नाउ आफ्टर आइसोलेशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर विल द स्पीसीज एक्सो। तो ये आपका जो बर्ड जो एक्स स्पीसीज का था, जिसको आपने वाई वाला सॉन्ग क्रिस्टलाइज सॉरी इम्प्रिंट करा दिया, तो वो कौन सा सॉन्ग प्रोड्यूस करेगा? तो इट विल सिंग द सॉन्ग ऑफ स्पीसीज वाई, क्योंकि ये वाई वाला प्रोड्यूस करेगा दैट इट हैड हियर्ड इन द क्रिटिकल टाइम। जो इसने वाई वाई वाला सुना था क्रिटिकल टाइम में, तो वही प्रोड्यूस करेगा। तो काफी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो कई बार यहाँ से आते हैं, और एक अच्छा सेक्शन है, इससे बार बार क्वेश्चन आते भी हैं, तो एक छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हार्डी विनबर्ग जो फ्रीक्वेंसी है वहां का क्वेश्चन है। ओके, दिस इज द मैटर ऑफ रेड हेयर इज ए रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमन, कि जो रेड हेयर कंडीशन है वो एक रिसेसिव कंडीशन है, और मान लीजिए कि इसके लिए जो जीनोटाइप चाहिए वो चाहिए स्मॉल आर। ठीक है। इन रैंडमली मैटिंग पॉपुलेशन इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेटली 9% इंडिविजुअल्स आर रेड हेयर। तो पॉपुलेशन में जो आर जीनोटाइप वाले हैं, आप मान लीजिए कि दैट इज क्यू स्क्वायर, और ये कितने हैं? 9%। तो 9% का मतलब 9/100, कि 100 में से 9 है वो। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स? तो हेट्रोजाइगोट्स कितने होंगे ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात होती है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू है 0.09, तो Q निकल जाएगा आपके पास 0.3, तो P निकाल लेंगे 0.7, और फिर हेट्रो पूछा है तो पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग पे है तो 2PQ हो जाएगा, और ये आ जाएंगे कितने? 42%। ठीक है। तो जब अपनी रेगुलर क्लासेज हो रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि 9% अगर ये है तो आप 9% से ये 0.3 कैसे निकालते हैं, ये चीजें आप समझ जाएं कि आपको ये क्यू स्क्वायर लेकर के अंडर रूट निकालना होता है। तो 9% आपको 9/100 दिखना चाहिए, यानी कि ये 0.09 दिखना चाहिए, और फिर पता होना चाहिए कि 0.9 है वो 0.3 का स्क्वायर होता है। तो Q इक्वल टू 3 दिख जाना चाहिए, और अगर आपको Q दिख गया तो फिर 3 ये है 7 ये है, तो इसका डबल करना होता है, तो 42%, यानी कि मुश्किल से 10 सेकंड भी आपको नहीं लगने चाहिए। काम करेक्ट भी होना चाहिए और काम फास्ट भी होना चाहिए, तो उसके शॉर्टकट आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली रन करने चाहिए, कि आप जैसे डाटा देखा, डाटा देखते ही आप समझ जाएं कि आपको एक होमोजाइगस दे दिया, रिसेसिव दे दिया, तो ये होमोजाइगस का नंबर दे रखा आपको। तो होमोजाइगस हो तो आप कोई सा भी मान लीजिए, पी स्क्वायर मान लीजिए, क्यू स्क्वायर मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेट्रोजाइगोट तो उतने ही आने हैं। तो आप काम को फास्ट कैसे करें, इसके लिए भी लगातार काम करेंगे। ठीक है, ये हैमिल्टन रूल का क्वेश्चन था, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जहां से 4 नंबर आपको एज ए गिफ्ट मिल रहे होते हैं ना। तो इंडिविजुअल ए कैन डिराइव बेनिफिट, तो ए कैन डिराइव बेनिफिट यानी कि ए को फायदा पहुंचता है, ए को बेनिफिट होता है, तो इसको फायदा हो रहा है, तो कोई इसकी मदद कर रहा है, तो बी इसकी मदद कर रहा है ना। और इसको फायदा हो रहा है कि बेनिफिट कितना हो रहा है? 160 यूनिट का बेनिफिट हो रहा है बाई हेल्पिंग इंडिविजुअल बी। तो बी इसकी मदद कर रहा है, तो बी को नुकसान हो रहा है, बी इनकर ए फिटनेस कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट। तो बी को एक कीमत चुकानी पड़ रही है और उसकी वैल्यू है 50 यूनिट, और वो ए की मदद कर देता है, तो ए को फायदा हो रहा है 160 यूनिट का। तो फॉलोइंग रूल ए शुड हेल्प बी इफ बी इज हिज। तो इनके बीच में रिश्ता क्या होना चाहिए, बस आपसे ये पूछ रहा है। तो रूल को आप अप्लाई कर दीजिए कि कॉस्ट कभी भी इससे बड़ी नहीं हो सकती। आप सोच लीजिए इन चीजों को कि आप यहाँ पे कॉस्ट चाहते हैं 50 यूनिट की, और निशान हमारा फॉलो रहेगा, रूल तभी फॉलो होगा, और आर की जगह पे हम क्या रखें कि 160, राइट। तो 160 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 हो जाएगा। तो वो तो मामला होता है ट्विंस का, तो ट्विंस तो इसमें है नहीं, तो वो तो चलेगा नहीं। 1/2 करें तो ये 80 हो जाएगा, तो वो भी चलेगा। तो 1/2 किन के लिए होता है? जो भाई बहन होते हैं, सिबलिंग, उनके लिए होता है।
तो ब्रदर सिस्टर हैं यहाँ पे, तो ये आंसर तो हो जाएगा। ठीक है, और फिर देख लीजिए कि यहाँ पे आप अगर 1/4 करते हैं तो ये 40 यूनिट हो जाएगी। तो फिर 50 से 40 बड़ा नहीं हो सकता, 40 बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि इधर आपको 40 रखना है, इधर 50 ही होगा, तो ये रूल आपका फॉलो नहीं हो पाएगा, तो 1/4 वाले होंगे नहीं। तो देखो जो फर्स्ट कजन है वो 1/4 नहीं होगा, कजन अंकल ये नहीं हो सकता, नेफ्यू नीस नहीं हो सकता। यानी कि बस आपको एक आर का पता हो और कॉस्ट बेनिफिट और रिलेशन में आपको बस ये चीज बहुत बड़ी है कि ये रूल फॉलो तभी होगा जब ये निशान फॉलो होता है। यानी कि ये निशान ही रूल है कि कॉस्ट किसी भी कीमत पे बड़ी नहीं हो सकती, चाहे आप कैसा भी आर लें और कैसा भी बी का वैल्यू। ठीक है ना। और दिस इज द लास्ट वन क्वेश्चन। ये जो ऑनलाइन टेस्ट आपका रहा था उसका जो लास्ट क्वेश्चन था, ये हम उसकी बात कर लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन आ गया अपना। ओके, और ये भी एक, हालांकि इसको एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, पॉलिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस होता है और इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, ऑर्किड की बात है, ऑर्किड्स ऑफ द जीनस क्रिप्टोस्टाइलिस, तो पर्टिकुलर स्पीसीज है ऑर्किड की क्रिप्टोस्टाइलिस, उसकी बातें हो रही हैं। आर नोन टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो जो जीनस है उस जीनस के अंदर कई सारी स्पीसीज हैं और जो स्पीसीज हैं वो आपस में ब्रीड नहीं करती, यानी कि वो अलग अलग हैं, तो डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उनके अंदर होना ही चाहिए। और ये सब तब कर पाती है बिकॉज देयर फ्लावर्स लुक एंड स्मेल लाइक फीमेल ऑफ द वेस्प ऑफ जीनस लिसोपिम्पला। तो देखिए ये है फ्लावर, ऑर्किड है, और इस ऑर्किड में जो फ्लावर है, ठीक है, ये इसका फ्लावर है, और इसके फ्लावर में पॉलिनेशन करने के लिए जो इंसेक्ट आता है, द वेस्प, तो वेस्प के अंदर जैसे मेल भी है और फीमेल भी है। तो वेस्प के अंदर जो फीमेल का जो स्ट्रक्चर है, फीमेल का जो अपीयरेंस है, कि हमारे पॉलिनेटर के अंदर जो फीमेल का जो बॉडी है बिल्कुल उसके जैसा दिखता है ऑर्किड का फ्लावर। तो फ्लावर लुक्स लाइक वेस्प फीमेल, ये दिखता भी है लुक्स, और इसमें स्मेल भी वैसी ही आती है। तो दिखता भी है फीमेल जैसा और उसमें जो स्मेल है वो भी फीमेल वेस्प जैसी है। मीन्स प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे मेल वेस्प को उसकी ओरिजिनल फीमेल भी ऐसी दिखती है और उसको ये फ्लावर भी वैसा ही दिखता है, क्योंकि फ्लावर भी फीमेल जैसा ही है। और फिर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो कीजिए कि व्हेन द मेल वेस्प विजिट एंड अटेम्प्ट टू मैट विद द फ्लावर, तो मान लीजिए कि ये वेस्प अपनी लाइफ में पहली बार रिप्रोड्यूस करेगा, तो पहली बार रिप्रोड्यूस करेगा तो उसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो अनएक्सपीरियंस्ड मेल हैं वो जब लाइफ में पहली बार रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ओरिजिनल फीमेल तो ये है और ये तो केवल उससे रिजेंबल करता है। तो दे कैन ट्राई टू मैट विथ दिस फ्लावर। मैटिंग तो उनको फीमेल से करनी थी, लेकिन ऑर्किड था ये, और ऑर्किड का जो फ्लावर है वो उस इंसेक्ट की फीमेल जैसा है, उसकी स्मेल भी फीमेल जैसी है, तो वो इसके लिए अटेम्प्ट करते हैं। और जब वो यहाँ पहुंचते हैं और अटेम्प्ट करते हैं तो वो मैटिंग का प्रोसेस, यानी कि जो कॉपुलेशन है वो परफॉर्म करते हैं। ये सूडो कॉपुलेशन होगा क्योंकि फीमेल तो ये है ही नहीं, ये तो फ्लावर है। तो कॉपुलेशन का बिहेवियर परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ कॉपुलेशन तो हो नहीं पाएगा। कि द शेप ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, कि यहाँ पे जो एंथर और स्टिग्मा है, अलाउ करेक्ट प्लेसमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द वेस्प।
कि यहाँ पे जो मेल इंसेक्ट यहाँ पे विजिट करने आ रहा है, विजिट नहीं कर रहा, वो तो कॉपुलेशन करने आ रहा है। तो एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन ऐसी है कि यहाँ के जो पोलन्स हैं वो इसकी बॉडी के ऊपर अटैच हो जाएंगे, और फिर ये अगली बार फिर दूसरे फ्लावर को विजिट करने जाएगा, ये सेकंड फ्लावर को विजिट करने जाएगा। तो एट दैट टाइम वो पोलन्स को वहां ट्रांसफर कर देगा, विच देन ट्रांसफर द पोलन्स टू स्पीसीज स्पेसिफिक फ्लावर दैट इज द नेक्स्ट अटेम्प्ट टू मैट विद। तो दूसरे के साथ जब वो अटेम्प्ट करेगा तो यहाँ के जो पोलन्स हैं उनको यहाँ वो ट्रांसफर कर देता है। दिस प्रीजाइगोटिक बैरियर कि दूसरी स्पीसीज, जैसे स्पीसीज एक्स का ये ऑर्किड है तो एक्स वालों के साथ में ये सब चलता रहेगा, तो एक्स के जो पोलन्स हैं वो दूसरे एक्स वाले के पहुंचेंगे, वाई वालों के साथ में वाई के जो हैं उनको वाई वाले जो स्पीसीज हैं वो पहुंचाते रहेंगे कि यहाँ पे भी कई सारे वेरिएंट हैं और यहाँ पे भी कई सारे वेरिएंट है। वेरिएंट का मतलब यहाँ पे भी कई सारी स्पीसीज हैं और यहाँ पे भी कई सारी स्पीसीज हैं। तो एक स्पीसीज जो भी हमने वेस्प की ली है वो एक स्पीसीज जो भी हमारे ऑर्किड की है उसमें पोलन्स का ट्रांसफर करती है, और ट्रांसफर करते समय मेल से गलती ये हो रही थी कि वो फ्लावर को फीमेल समझ रहा था, और ऐसा वो बार बार रिपीटेड करता है तो उसमें पोलन ट्रांसफर उससे हो जाते हैं। तो एक स्पीसीज वाला जो एक्स वाला है उसमें एक्स के ही पोलन पहुंचते हैं, वाई वाले पे वाई के ही पहुंचते हैं। तो दिस इज बैरियर की एक्स वाले पे वाई के नहीं पहुंचते, वाई वाले पे एक्स पे नहीं पहुंचते। तो हमारा जो वेस्प की स्पीसीज है वो एक ऑर्किड की स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक हो गया, तो वो उन्हीं के पोलन उन्हीं में ट्रांसफर कराएगा बार बार, तो वो एक प्रकार का बैरियर हो जाएगा कि दूसरे वालों के जीन वहां पे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। दैट प्रिवेंट देयर स्पीसीज इंटर स्पेसिफिक क्रॉस पॉलिनेशन। तो दूसरी स्पीसीज वालों के पोलन पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा वेस्ट जब भी जाएगा तो उसी फ्लावर को विजिट करता है, क्योंकि वो फ्लावर उसकी फीमेल जैसा दिखता है। तो ये जो कंडीशन है कि क्रिप्टोस्टाइलिस इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, तो ये जो हमारा इंसेक्ट कर रहा था कि जो मेल इंसेक्ट है वो फ्लावर को एक फीमेल के रूप में डिटरमाइन करके उसके साथ में कॉपुलेशन के लिए अटेम्प्ट करता है, और ऐसे अटेम्प्ट के अंदर वो पॉलिनेशन परफॉर्म कर देता है, और वो स्पीसीज स्पेसिफिक पोलन ट्रांसफर करता रहता है, जिससे हमारे प्लांट की अलग अलग जो स्पीसीज है उनके अंदर प्रीजाइगोटिक बैरियर वो मेंटेन रह जाते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा जो मैकेनिज्म है उसको जस्टिफाई मानेंगे, तो दिस इज मैकेनिकल आइसोलेशन और थ्रो मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब तो ये था कि हमारा जो प्लांट है ऑर्किड प्लांट ये मिमिक्री कर रहा है, और ये मिमिक्री किसकी कर रहा है, जो इसका पॉलिनेटर है उसकी फीमेल जो है वो उसका मॉडल है। मिमिक्री हमेशा किसी मॉडल की जाती है। तो फायदा उठाना था प्लांट को, तो प्लांट ने फायदा उठाना था और फायदा उठाने के लिए यूज करना था मेल को। तो मेल नॉर्मली असेस करता है फीमेल को, तो अगर इसके फीमेल जैसा ये खुद हो जाएगा तो ये मेल मिसगाइड किया जा सकता है, और वो मिसगाइड हो भी रहा था कि वो यहाँ पे अटेम्प्ट करता है, पोलन ट्रांसफर करता है। तो दिस इज ए मैटर ऑफ मिमिक्री। पहली बात कि ये मिमिक्री का मैटर है कि मिमिक्री करके कोई फायदा उठा रहा है, और फायदा कौन उठा रहा है, ऑर्किड उठा रहा है, और उसने फायदा उठा करके अपने पोलन्स को ट्रांसफर कराया। तो दिस इज ए मैकेनिकल आइसोलेशन, दिस इज ए मैटर ऑफ मैकेनिकल आइसोलेशन। बिहेवियर उसने कोई चेंज नहीं किया, बिहेवियर आइसोलेशन नहीं है ये मैकेनिकल आइसोलेशन में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ का जो कंडीशन था कि द सैप ऑफ एंथर, कि the sap of anther and the stigma allow correct placement। तो ये एक डिजाइन है उसकी कि फ्लावर के अंदर जो अपरेटस है जो कि पोलन ट्रांसफर के लिए जरूरी है वो एक खास प्रकार का डिजाइन के अंदर है। तो उसकी वजह से आप कहेंगे कि मैकेनिकली कि यांत्रिक रूप से या स्ट्रक्चर वाइज वो ऐसा है कि जब भी इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट यही आएगा वो तो है मिमिक्री का मामला, और जब भी आएगा तो पोलन उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, ये है उस बनावट का मामला। तो दिस इज ए मैटर ऑफ मैकेनिकल आइसोलेशन कि जैसे मान लो कि आपने कहा कि वेस्प स्पीसीज वाई है और वो ऑर्किड स्पीसीज एक्स के पोलन ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि वाई को यानी कि स्पीसीज वाई के मेल को जैसा
स्ट्रक्चर चाहिए वैसा स्ट्रक्चर केवल वाई वाले फ्लोर में प्रेजेंट है, एक्स वाले में है ही नहीं, तभी तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया था उनका, जाइगोटिक बैरियर काम कर रहे थे। तो दिस इज द मैटर ऑफ मैकेनिकल आइसोलेशन। और बिहेवियर आप कैंसिल करेंगे, टेम्पोरल नहीं था, टेम्पोरल टाइम को लेकर के होता है, तो टाइम जैसा कुछ नहीं था, केवल बनावट की वजह से यूज हो रहा था और बनावट रिजेंबल कर रही थी तो आपने मिमिक्री जोड़ दिया। हैबिटेट आइसोलेशन ऐसा कोई मैटर ये नहीं है। ठीक है, तो इट इज द मैटर ऑफ ऑनलाइन क्वेश्चन डिस्कशन कि हमने जो हमारे ऑनलाइन जो टेस्ट रखा था 2 यूनिट का, उनके सारे क्वेश्चन हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिए यहाँ पे। और अब आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर लेंगे अपने लेवल पे, और जहां जहां आपकी जो भी रॉन्ग रहे थे उन सारी चीजों को फाइंड आउट कीजिए आप, और उनको अपडेट कर लीजिए, क्रैक कर लीजिए, आपसे कैसी गलतियां हुई थी उनको आप सॉर्ट आउट कीजिए, और तब जाकर के आप इसको एक फाइनल टच दे पाएंगे। ठीक है।